हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हांसो ने सभी मटेरियल्स को कलेक्ट कर लिया था और वो और सोफिया दोनों ही उस बड़ी शिप पर कैलेमिटी फिश को किल करने के लिए निकल गए थे। तो अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों की शिप इस कैलेमिटी फिश की तरफ बढ़ रही होती है और हांसो पूछ रहा होता है, तो सोफिया मुझे बताओ, आखिर हम इस कैलेमिटी फिश के पेट के अंदर कैसे जाने वाले हैं। तो सोफिया बोल रही होती है, अगर हम कैलेमिटी फिश के पेट के अंदर उसके मुंह के साथ जाते हैं तो ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है और हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन हम कैलेमिटी फिश के गिल्स से होते हुए उसके पेट के अंदर जा सकते हैं और ये हमारे लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होगा। जिसके बाद हांसो बोल रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है कार्ल्स फॉरन बहुत जल्दी यहाँ पर पहुंचता होगा, इसलिए सोफिया मैं तुमसे एक बार फिर से कह रहा हूँ, यहाँ से आगे तुम्हें सिर्फ वही सब करना है जो मैं तुम्हें करने को बोलूंगा, और अगर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, वरना तुम यहीं पर रुक जाओ। तो ये बात सुनकर सोफिया पहले तो खामोश रहती है, लेकिन इसी के साथ वो बोलती है, हांसो ये बात तुम भी जानते हो, कैलेमिटी फिश को किल करना ये मेरा सपना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनूंगी और अब तुम मुझे जो भी ऑर्डर दोगे मैं उसे ही फॉलो करूंगी। लेकिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम सच में इस कैलेमिटी फिश को किल कर पाओगे। तो ये बात सुनकर हांसो बुरा होता है, फिक्र मत करो, मुझे अपने ऊपर भरोसा है और इस कैलेमिटी फिश को मैं ही किल कर सकता हूँ। और हम देखते कि ये लोग उस कैलेमिटी फिश के काफी ज्यादा करीब आ चुके होते हैं, लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कुछ अटैक बहुत ही तेजी के साथ इनकी शिप की तरफ आ रहे होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा भाले होते हैं। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि ये भाले इनकी शिप के साथ आकर टकराए होते हैं, जिसकी वजह से इनकी शिप पर एक काफी जोर का झटका लगता है, जिसका सोफिया अपनी शिप को देखते हुए बुरी होती है। हाँ, तो तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है और मैंने उन बीजों को पहले ही शिप के नीचे वाले हिस्सों पर प्लांट कर दिया था। अगर हमारी शिप पर निचली वाली साइड पर कुछ भी डैमेज आता है तो पानी हमारी शिप के अंदर नहीं आ पाएगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यह अटैक जिस पर्सन ने किया होता है ये और कोई नहीं बल्कि कार्ल्स मॉरन होता है। और इसी के साथ वो बुरा होता है, रेचल जल्दी करो, मुझे और भाले चाहिए, हम इनकी शिप को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और इसी वक्त हम देखते कि ये लोग और भी ज्यादा भालों के साथ इनकी शिप के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये लोग अपनी शिप को इन अटैक से बचाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसको सोफिया बोल रही होती है, हाँ सो हमें भी इनके ऊपर अटैक करना होगा, वरना अगर ये लोग हमारे ऊपर ऐसे ही अटैक करते रहे तो हमारी शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हांसो बोला होता है, सोफिया नहीं, तुम्हें उनके ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करना है। तो यह सुनकर सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है, हांसो ये तुम क्या कह रहे हो, अगर हमने उनके ऊपर अटैक नहीं किया तो हम लोग कैलेमिटी फिश तक नहीं पहुंच पाएंगे और ये शिप पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हांसो बुरा होता है, शायद तुम्हें नहीं पता कैलेमिटी फिश मैजिक अटैक्स को महसूस कर सकती है और अगर तुमने यहाँ पर अपना कोई पावरफुल मैजिक अटैक कर दिया तो कैलेमिटी फिश पानी के अंदर चली जाएगी और फिर हमारा उसकी बॉडी के अंदर जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सोफिया बोल रही होती है, अगर मैं यहाँ पर अपने मैजिक को यूज नहीं करूंगी तो फिर तो हम इनके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाएंगे। तो हांसो बुरा होता है, मुझे इस चीज की परवाह नहीं है, बस तुम इस वक्त उनके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकती। तो ये सुनकर सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है, मैं यहाँ पर सिर्फ मैजिक अटैक्स ही कर सकती हूँ, लेकिन हांसो मुझे मैजिक यूज करने नहीं दे रहा, इस तरह तो मैं यहाँ पर बिल्कुल यूजलेस हूँ। लेकिन इस ज्यादा हांसो बुरा होता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता था हम इस तरह की सिचुएशन में फंस सकते हैं, इसलिए मैं इस चीज की भी प्रिपरेशन करके आया था। और इस वक्त वो अपने बैग में से एक पोटली निकालता है जिसे वो कसकर एक रस्सी के साथ बांध देता है और ये देखकर सोफिया काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है, आखिर हांसो यहाँ पर कर क्या रहा है और वो इस पोटली के साथ क्या करने वाला है। लेकिन इसी के साथ हांसो हंसते हुए बोलता है, सोफिया मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें फिशिंग करना पसंद है, क्यों ना थोड़ी सी फिशिंग कर ली जाए। तो ये वो सुनकर सोफिया काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो बोल रही होती है, मुझे समझ आ गई है तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, कहीं तुम यहाँ पर उस मॉन्स्टर को तो समन नहीं करने वाले। तो हांसो बोला होता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, चलो देखते हैं क्या ये लोग उन मॉन्स्टर से बच पाएंगे। जिसके बाद कार्ल्स बोला होता है, तुम लोग रुको मत, इनके ऊपर अटैक करते रहो, इससे पहले कि ये कैलेमिटी फिश के पास पहुंचे हमें इनकी शिप को डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन इस रात एक मैजिशियन बोला होता है, बॉस यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, जरा देखिए, वो लोग अपनी शिप से कुछ बॉक्सेस को हमारी तरफ फेंक रहे हैं और हम देखते हैं कि पानी से काफी ज्यादा बॉक्सेस उनकी शिप की तरफ आ रहे होते हैं। तो इन बॉक्सेस को देखकर कार्ल्स बोला होता है, मुझे पूरा यकीन है ये लोग हमें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि हम ये समझेंगे कि इन बॉक्सेस के अंदर बॉम्ब्स है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बॉक्सेस खाली हैं, इन बॉक्सेस के ऊपर अटैक करो, मुझे पूरा यकीन है इनके अंदर कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अभी भी हांसो की शिप के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और हांसो बुरा होता है, सोफिया बस कुछ देर तक अपने आप को संभालो, हमारा प्लान जल्दी ही काम करने वाला है। और हम देखते हैं कि उनका एक अटैक एक बॉक्स को लगा होता है जिसमें से कुछ पाउडर पानी के अंदर चला गया होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इस पाउडर को स्मेल करके यहाँ पर कोई मॉन्स्टर जाग चुका होता है। और इस वजह कार्ल्स की शिप भी काफी ज्यादा हिलना स्टार्ट हो गई होती है और वो कह रहा होता है, आखिर ये अचानक से क्या हो रहा है और हमारी शिप क्यों हिल रही है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस मॉन्स्टर निकलकर बाहर आ चुका होता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हम देख पा रहे होते हैं कि इस मॉन्स्टर ने इनकी शिप को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और इस ऑक्टोपस को देखकर कार्ल्स यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, ये ऑक्टोपस तो ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते ही नहीं है, तो आखिर इसने अचानक से हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया। लेकिन इस वक्त गाइस बोल रहा होता है, कार्ल्स तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा, हांसो की शिप कैलेमिटी फिश
फिश के गिल्स के अंदर एंटर होने वाली है, तो एक बार अगर वो कैलेमिटी फिश की बॉडी के अंदर चले गए तो फिर हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक लड़की बोल रही होती है, बॉस आप फिक्र मत कीजिए, ये सिर्फ एक नॉर्मल सा ऑक्टोपस है और इसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। और हम देखते कि इस लड़की ने उन टेंटिकल्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है और वो बहुत तेजी से इस ऑक्टोपस के काफी ज्यादा टेंटिकल्स को काट देती है। और इस चीज की वजह से उस ऑक्टोपस ने भी इनकी शिप को छोड़ दिया होता है, जिसके बाद कार्ल्स पूरा होता है ये ऑक्टोपस कभी भी ह्यूमंस के ऊपर ऐसे ही अटैक नहीं करते। जरूर हांसो ने यहाँ पर कुछ किया होगा, जिसके बाद वो गाइसो के पास आगे होता है और वो उससे गुस्से में बुरा होता है। गाइसो तुम अभी मेरे ऊपर चिल्लाए थे, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो कैलेमिटी फिश की बॉडी के अंदर जाने से पहले ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग सीधा इस कैलेमिटी फिश की बॉडी के अंदर जा रहे होते हैं और कार्ल्स बुरा होता है, गाइसो आखिर हमारी शिप जा कहाँ पर रही है, क्या तुम्हें सच में इस एरिया का रास्ता पता है? तो गाइसो बुरा होता है, फिक्र मत करो, हम लोग इस वक्त जिस रास्ते पर जा रहे हैं ये रास्ता हमें सीधा कैलेमिटी फिश के पेट के अंदर भेज देगा। लेकिन इस तरह से कार्ल से बोल रही होती है, बॉस हमने यहाँ पर जिन नए लोगों को अपने ग्रुप में ज्वाइन किया है उनमें से काफी ज्यादा लोग हैं जो हमसे बार बार सवाल पूछ रहे हैं, आखिर वो लोग अचानक इस जगह पर क्यों आए हैं, जो कि इस टूर को तो कुछ महीनों के बाद स्टार्ट किया जाने वाला था। मुझे लगता है कि आपको उनसे डिस्कशन करनी चाहिए। फिर वह सुनकर कार्ल्स को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, हाँ मैं जानता हूँ, हमने पहले ये प्लान बनाया हुआ था कि हम कैलेमिटी फिश की बॉडी के अंदर जाएंगे ताकि हम वहाँ से दूसरी अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर सकें। लेकिन इस हांसो ने मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया है। लेकिन इसी साथ वो बोलता है, इन लोगों से बोलो कि उनमें से किसी को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस टूर को कंप्लीट करने पर हमने उनसे जिन रिवॉर्ड्स का वादा किया था वो उन्हें जरूर मिलेंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट कैलेमिटी फिश के पेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है कैलेमिटी फिश का पेट एक पॉकेट डायमेंशन की तरह है, जिसके अंदर हजारों डिस्ट्रॉयड शिप्स मौजूद हैं जिन्हें कैलेमिटी फिश ने पहले खाया था। और हम देखेंगे कार्ल्स मॉर्न की शिप भी इस जगह पर पहुंच चुकी होती है, जिसके बाद ये सभी लोग एक एरिया पर उतर चुके होते हैं। लेकिन इसी साथ कार्ल्स सोच रहा होता है यहाँ की जो हवा है वो बहुत ही ज्यादा थिक है और हम लोग यहाँ पर ज्यादा वक्त तक नहीं रुक सकते, मुझे इस हादसे को जल्द ही तलाश करना होगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर ये सब क्या है, तुम लोगों ने तो बोला था कि हमें इस जगह पर बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर तो बस इन शिप्स के पार्ट्स पड़े हुए हैं, क्या तुम लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है? लेकिन इसी के साथ गाइस तो बुरा होता है, तुम सभी लोग बहुत बड़े इडियट्स हो, क्या तुम लोग ये बात नहीं जानते, अब से काफी टाइम पहले मैं अकेला इस कैलेमिटी फिश के पेट के अंदर जिंदा बाहर निकला था, और आखिर तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं बिना किसी अपॉर्चुनिटी के ऐसा कर पाया था? तुम लोगों को पता नहीं है, लेकिन इस जगह पर बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद हैं और ये सभी ट्रेजर्स उन पुराने लोगों के हैं जो इन शिप्स के ऊपर मौजूद थे। और अगर तुम इस एरिया को अच्छे से तलाश करते हो तो तुम लोगों को भी बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स मिल सकते हैं। और इसी के साथ हांसो हंसते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम लोग जानते हो मुझे यहाँ पर एक काफी पावरफुल आर्टिफैक्ट मिला था जिसने हर जगह पर मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। और हम देखते हैं उसने अपने पास से किसी आर्टिफैक्ट को निकाल लिया होता है और वो बोलता है, तुम सभी लोग अब कोऑर्डिनेटर ग्रुप का हिस्सा हो, जाओ जाकर अपने लिए ट्रेजर्स को तलाश करो, लेकिन ये याद रखना कि अब से हमें इस कैलेमिटी फिश को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि ये कैलेमिटी फिश हमारी सेवियर है। और हम देखते कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और ऐसे लग रहा होता है कि जैसे गाइसो ने इन सभी पीपल्स को मैनिपुलेट कर दिया है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि गाइसो के पास इस वक्त जो लॉकेट मौजूद है वो असलियत में एक ट्रेजर है जिसके जरिए वो लोगों को कुछ टाइम के लिए मैनिपुलेट कर सकता है। और इसी के साथ गाइसो बुरा होता है, तुम लोग यहाँ पर अपने लिए ट्रेजर्स को हासिल कर सकते हो, लेकिन हाँ इस चीज का ख्याल रखना तुम में से यहाँ पर कोई भी शोर नहीं मचाएगा क्योंकि इस जगह पर कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जिन्हें हम प्रोवोक नहीं कर सकते। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि हांसो भी यहीं पर छुपा होता है जो कि चलता हुआ गाइसो की तरफ आ रहा होता है। और इसी के साथ हांसो बुरा होता है, सर आपने कहा कि हमें यहाँ पर शोर नहीं करना है तो फिर हम यहाँ पर ट्रेजर्स को हासिल कैसे करेंगे? तो गाइसो बुरा होता है, फिक्र मत करो, शोर ना करने से मेरा मतलब था कि तुम्हें यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर से कोई अटैक नहीं करना है क्योंकि मैजिक पावर से होने वाले धमाके की आवाज काफी ज्यादा होती है और इस तरह के अटैक उन चीजों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो वह सुनकर हांसो स्माइल कर रहा होता है और वो बुरा होता है, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें यहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा शोर तो बनता है। और इस जगह हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हांसो की जो शिप मौजूद होती है उसके अंदर अचानक एक काफी बड़ा धमाका होता है और ये धमाका असलियत में आइस क्रिस्टल्स का हुआ होता है और उसकी पूरी शिप आइस क्रिस्टल से भर गई होती है। तो ये देखकर हांसो बुरा होता है, गाइसो क्या उन चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए इतना शोर काफी रहेगा? और हम देखते कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इस काफी ज्यादा शौक हो चुके होते हैं। लेकिन इसी साथ हांसो बुरा होता है, सोफिया मैंने बोला था ना तो मेरे काम जरूर आओगी। और इसी साथ हांसो हंसते हुए इनसे बुरा होता है, गाइसो मुझे लगता है शायद तुम लोग हमारे बारे में भूल गए थे, क्या तुम लोगों को सच में लगा था कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से यहाँ से ट्रेजर्स को कलेक्ट कर पाओगे?
लेकिन इस कार्ल्स गाइस को पीछे कर देता है और वो बुरा होता है। तो बॉस्टर, तुम यहाँ पर आ ही गए, अब मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। और ये सीखता तो हंसते हुए बुरा होता है। हांसो, मैंने तुम्हारी स्किल्स को देखा है, तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ, तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और मेरे ग्रुप में मैं तुम्हें एक काफी अच्छी पोजीशन दूंगा। लेकिन इससे हम गाइस को देते हैं जो कि घबराते हुए पीछे हो रहा होता है। तो ये देखकर कार्ल्स बुरा होता है। बॉस्टर, आखिर तुम कर क्या रहे हो, मुझसे पीछे हटो। लेकिन गाइस बुरा होता है। कार्ल्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा स्केलेटन सोल्जर्स आ चुके होते हैं, जो कि चलते हुए इन लोगों की तरफ ही आ रहे होते हैं। और इन्हें देखकर गाइस सोच रहा होता है ये सभी एफिलियन सोल्जर्स थे जो अब से कई साल पहले इस क्लैमिटी फिश को मारने के लिए आए थे। लेकिन ये सभी लोग क्लैमिटी फिश के पेट के अंदर मारे गए। लेकिन किसको पता था कि क्लैमिटी फिश के मैजिक की वजह से ये लोग कर्स्ड सोल्जर्स में चेंज हो जाएंगे। और इसके साथ हम देखते हैं कि ये सभी सोल्जर्स इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। और इसके साथ एक स्केलेटन एक पर्सन के ऊपर अटैक करता है और वो भी अपनी स्वॉर्ड के साथ इस अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन वो चिल्लाते हुए बुरा होता है, आखिर ये क्या है, हमें बोला गया था कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ ट्रेजर्स को कलेक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हमें किसी ने भी इस बारे में नहीं बताया था कि यहाँ पर भी इस तरह के मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। आखिर अब हम इनका सामना कैसे करेंगे। लेकिन इस तरह किसी पर्सन ने अटैक करके इस स्केलेटन को दूर फेंक दिया होता है और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि कार्ल्स ने किया होता है। और वह बुरा होता है, ये सिर्फ नॉर्मल से स्केलेटन्स हैं, तुम लोगों को इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, चलो अभी इनके ऊपर अटैक करो और इन सभी मॉन्स्टर्स को मार डालो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्ल्स के जितने भी साथी मौजूद होते हैं वो सभी इन स्केलेटन्स के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और वो बहुत तेजी से इन स्केलेटन्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और इससे तो कार्ल्स ने भी यहाँ पर अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बुरा होता है, चाहे कोई मॉन्स्टर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो मेरी इस फाइट से नहीं बच सकता। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर सभी स्केलेटन्स की बॉडी के अंदर आग लगा दी होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी पीपल्स होते हैं वो सभी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कमांडर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उनकी फायर का कोई भी सामना नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त हम गायसू को देखते हैं जो अभी भी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है इन इडियट्स को इस बारे में पता नहीं है ये एक कर्स्ड आर्मी है जो कभी भी नहीं मर सकती और इन मॉन्स्टर्स को जितनी बार मर्जी क्यों ना मार लें ये मॉन्स्टर्स दोबारा से पहले की तरह ही खड़े हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्केलेटन्स मौजूद होते हैं वो दोबारा से खड़े हो चुके होते हैं और उन्होंने अपनी बॉडीज के टूटे हुए पार्ट्स को दोबारा से अपने साथ जोड़ दिया होता है। और इससे वो सभी स्केलेटन्स एक बार फिर से इन सभी लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस चीज की वजह से लोग यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं और वो सभी लोग चिल्लाते हुए आसपास भाग रहे होते हैं। और ये देखकर कार्ल्स चिल्लाते हुए बुरा होता है, आखिर ये तुम लोग कर क्या रहे हो, यहाँ से भागना बंद करो और इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करो, ये सिर्फ नॉर्मल से स्केलेटन्स हैं, तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते कि गाइसो भी इस जगह से भाग रहा होता है और वो सोच रहा होता है शायद इस बेवकूफ को पता नहीं, लेकिन इस स्केलेटन्स को खत्म करना इम्पॉसिबल है और इसे भी इस जगह से भागना चाहिए। लेकिन इस वक्त गाइसो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हांसू कहाँ पर चला गया, कहीं वो कैलेमिटी फिश के उस एरिया के पास तो नहीं गया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट हांसू को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से भागते हुए किसी एरिया के पास जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैंने उन लोगों को कुछ टाइम तक वहां पर डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, इसलिए अब मैं यहाँ पर अपने काम को कर सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि हांसू जिस एरिया पर आया होता है यहाँ पर असलियत में कैलेमिटी फिश का कोर मौजूद होता है और इस कोर को देखते हुए हांसू सोच रहा होता है कैलेमिटी फिश को मारने के लिए ये कोर पहला स्टेप है, मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस कोर के ऊपर अटैक करना होगा ताकि मैं इसे डिस्ट्रॉय कर सकूं। और हम देखते कि हांसू ने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड भी निकाली होती है और वो इस कोर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका होता है, जिसके बाद वो तेजी से इस कोर की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर गायसू भी पहुंच चुका होता है और इस वक्त वो अपनी पावर से हांसू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हांसू ने इस अटैक को देख लिया होता है और वो भी अपनी स्वॉर्ड के साथ इस अटैक को ब्लॉक करता है, जिसके बाद हांसू जंप लगाकर तेजी से गायसू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और उसने एक जोरदार अटैक करके गायसू को जमीन पर गिरा दिया होता है। और इसी के साथ हांसू बुरा होता है, गायसू मुझसे फाइट करने पर तुम्हें ये तो समझ आ ही गई होगी कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, तो फिर तुम दोबारा से मेरे पीछे क्यों आए हो। लेकिन इस वक्त गायसू ने उस स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और वो बुरा होता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर कैलेमिटी फिश को खत्म करने के लिए आए हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस कैलेमिटी फिश को कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो इस वर्ल्ड में मुझे इमोर्टल बना सकती है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मैजिशियन भी मौजूद होता है जो हांसू के ऊपर अपने एरो को शूट करने वाला होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, गाइसो तुमने काफी अच्छा काम किया, देखना मैं अपने इस एक एरो के साथ इस पर्सन को किल कर दूंगा। और इस वक्त उसने अपने एरो को हांसू के ऊपर शूट कर दिया होता है और ये एरो सीधा आकर हांसू की गर्दन पर लगा होता है और इस चीज की वजह से गाइसो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बुरा होता है, हांसू भले ही तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ यहाँ पर तुम्हारे किसी भी काम नहीं आ पाई। लेकिन इस वक्त वो मैजिशियन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन हमें पता चलता है कि इस अटैक
अटैक से हांसू को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि हांसू ने असलियत में यहाँ पर अपने ड्रैगन आर्ट्स को एक्टिवेट किया हुआ होता है, जिससे उसकी बॉडी के ऊपर ड्रैगन आर्मर आ चुका होता है। और इसी के साथ हांसू हमें बता रहा होता है, मेरी ये ड्रैगन आर्ट स्किल काफी ज्यादा कमाल की है, क्योंकि ना सिर्फ मैं इस स्किल के साथ इस लाइटनिंग को यूज कर सकता हूँ, बल्कि मैं इससे अपनी बॉडी के ऊपर ड्रैगन आर्मर को भी क्रिएट कर सकता हूँ। और इसे तो वो मैजिशियन बुरा होता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैंने यहाँ पर अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक किया था, तो आखिर इस पर्सन को कोई भी डैमेज क्यों नहीं पहुंचा? लेकिन इसी के साथ गाइस इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बुरा होता है, आखिर ये किस तरह की एनर्जी है और ये कैसी स्किल है? मुझे पूरा यकीन है ऐसी स्किल हम कभी भी ट्यूटोरियल जोन में हासिल नहीं कर सकते, तो आखिर तुम्हारे पास ये स्किल कहाँ से आई? लेकिन इस वक्त मैजिशियन एक बार फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है और वो बुरा होता है, गाइस वहां से पीछे हो जाओ, मैं इस बार अपनी मैजिक के साथ एक बार फिर से अपना पावरफुल अटैक करने वाला हूँ और इस बार मैं इस पर्सन को मार डालूंगा। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि गाइस ने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बुरा होता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब मैं तुम्हें अटैक करने का मौका देने वाला हूँ? इसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से कार्ल्स के लोगों को दिखाया जाता है, जो अभी भी उन स्केलेटन्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा स्केलेटन्स को हरा दिया होता है। और कार्ल्स बुरा होता है, अपने अटैक्स को मत रोकना, अटैक करते रहो, ये सिर्फ नॉर्मल से स्केलेटन्स है, तुम्हें इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर उन स्केलेटन्स ने कुछ लोगों को किल कर दिया होता है और इसी के साथ एक पर्सन बुरा होता है, सर कार्ल्स, हम और ज्यादा इन स्केलेटन से फाइट नहीं कर सकते, इनकी रीजनरेशन पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और ये बहुत ही जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि स्केलेटन्स अभी भी अपनी पूरी पावर के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और ये देखकर कार्ल्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मेरा मकसद तो यहाँ पर सिर्फ हांसू को पकड़ने का था, लेकिन आखिर इस कमीने गायसू ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर इस तरह के अनडेड क्रिएचर्स भी मौजूद हैं। जिसके बाद कार्ल्स चिल्लाते हुए बोलता है, सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाओ और एक फॉर्मेशन को क्रिएट करो, हम लोग यहाँ पर फोनिक्स फेदर को यूज करके इस जगह से टेलीपोर्ट होकर वापस अल्टर में जाने वाले हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन्होंने यहाँ पर किसी फोनिक्स फेदर को एक्टिवेट कर दिया होता है, लेकिन इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, बॉस यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, मैं इस फोनिक्स फेदर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से अब हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। तो कार्ल्स बोल रहा होता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, फिर से कोशिश करो, हमें इस जगह से निकलना ही होगा। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर सोफिया आ गई होती है, जो कि बोल रही होती है, ये सब करना बेकार है, क्योंकि तुम लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होकर नहीं जा सकते। अगर इस कैलेमिटी फिश के पेट से वापस जाना इतना ही ज्यादा आसान होता, तो कर्स्ड आर्मी जिसे तुम लोग अब तक फाइट कर रहे थे, वो कब का इस कैलेमिटी फिश की बॉडी से बाहर चले गए होते। तो सोफिया को यहाँ पर देखकर कार्ल चिल्लाते हुए बुरा होता है, तो सोफिया तुम भी उस हांचो के साथ यहाँ पर आई हो, ये भूल जाओ कि तुम एक फैंटम हो, इसलिए तुम उससे बच सकती हो, आज उस हांचो के साथ तुम्हें भी मैं यहाँ पर मार डालूंगा। तो ये बात सुनकर सोफिया बोल रही होती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पर तो तुम्हें अपनी जान बचाना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है और मुझे नहीं रहता कि तुम सभी लोग ज्यादा टाइम तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे और तुम सभी बहुत जल्द मर जाओगे और मरने के बाद तुम लोग भी इस कर्स्ड आर्मी का हिस्सा बन जाओगे। और हम देखते हैं कि कार्ल्स को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इस वक्त सोफिया ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बोल रही होती है, क्या तुम लोग जानते हो तुम लोग अभी भी उस रास्ते से यहाँ से वापस जा सकते हो जहाँ से तुम कैलेमिटी फिश के पेट के अंदर आए थे, लेकिन तुम यहाँ से वापस ना जाओ, इसके लिए भी मैंने प्रिपरेशंस कर ली है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्ल्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है, मैं भले ही यहाँ पर मारा जाऊं, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। और इस वक्त हम देखते हैं कि उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ सोफिया के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि सोफिया ने भी कार्ल्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन ये अटैक्स कार्ल्स को नहीं लगते और ये अटैक कार्ल्स के पास से होते हुए आगे चले गए होते हैं। और ये देखकर कार्ल्स बोल रहा होता है, तुम तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो, मुझे लगता है शायद तुम ये भूल चुकी हो कि अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक कैसे किया जाता है। और हम देखते हैं कि उसने सोफिया के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया होता है और इस अटैक की वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और इस अटैक को करने के बाद कार्ल्स भी नीचे आ चुका होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक से सोफिया को कोई भी नुकसान नहीं हुआ होता और वो हंसते हुए बोल रही होती है, इडियट, मेरा निशाना तुम थे ही नहीं, मैंने तो कैलेमिटी फिश के ऊपर अटैक किया था। और हम देखते हैं कि इस कैलेमिटी फिश काफी ज्यादा हिलना स्टार्ट हो गई होती है और इस चीज की वजह से यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है और ये कैलेमिटी फिश इतना ज्यादा हिल क्यों रही है। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जिस रास्ते से आए होते हैं वो रास्ता अब ब्लॉक हो रहा होता है और ये देखकर सोफिया बोल रही होती है, शायद तुम लोगों को पता नहीं है, कैलेमिटी फिश इस वक्त आराम कर रही थी और इसलिए ये गिल्स ओपन थे, लेकिन क्योंकि मैंने इसके ऊपर अटैक किया है तो कैलेमिटी फिश ने दोबारा से मूव करना स्टार्ट कर दिया होगा, जिसकी वजह से अब उसके गिल्स बंद हो चुके हैं और अब हम में से कोई भी पर्सन यहाँ से वापस नहीं जा सकता। और ये बात सुनकर कार्ल्स काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और कार्ल्स चिल्लाते हुए बोला होता है, तुम भले ही जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। लेकिन सोफिया कार्ल्स को गुड बाय बोलकर तेजी से उन गिल्स की तरफ भागते हुए जा रही होती है।
जिसके बाद कॉल्स पूरा होता है, रेचल ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है और अब हम शिप के जरिए यहाँ से वापस नहीं जा सकते। गाइस उस बोलो कि उसे हमारे लिए कोई और रास्ता तलाश करना होगा। तो रेचल बोल रही होती है, बॉस लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, गाइस इस जगह पर मौजूद नहीं है, शायद वो यहाँ से भाग चुका है। ये बॉस सुनकर कार्ल्स काफी ज्यादा शौक होता है और वो बुरा होता है, आखिर ये तुम क्या कह रही हो, आखिर वो यहाँ से कहाँ जा सकता है, हमें उसे तलाश करना ही होगा वरना हम यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन इस रेचल बोल रही होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्केलेटन्स हमें इतना ज्यादा टाइम देने वाले हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा स्केलेटन्स इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तो इन्हें देखकर कार्ल्स पूरा होता है, सभी लोगों से बोलो हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि स्केलेटन से हम लोग और ज्यादा फाइट नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद कार्ल्स यहाँ पर अपनी फायर को यूज करते हुए एक पावरफुल अटैक को रेडी करता है और वो इस अटैक को इन स्केलेटन्स के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी स्केलेटन्स एक ही बार में मारे जाते हैं। जिसके बाद कार्ल्स पूरा होता है, सभी लोग जल्दी करो, इससे पहले कि ये स्केलेटन्स दोबारा से ठीक हो जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो सभी लोग यहाँ से भागने वाले होते हैं, लेकिन इस वक्त कार्ल्स काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि इनके सामने ही हांसो मौजूद होता है, जिसने किसी पर्सन को उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि गाइसो होता है, जिसे हांसो ने किल कर दिया होता है। और इसी के साथ हांसो बोरा होता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे? और वो गाइसो की बॉडी को जमीन पर पटक देता है। लेकिन कार्ल्स को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो चिल्लाते हुए बोरा होता है, बॉस्टर्ड मैं तुम्हें बस अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाना चाहता था, लेकिन तुमने अब लाइन क्रॉस कर दी है, इसलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो लेकिन मैं तुम्हें किल करके रहूंगा। और वह अभी इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन हांसो ने बहुत तेजी से उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और वह बुरा होता है, क्या तुम्हें पता है तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो और तुम्हारी ये बकवास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हांसो अपनी स्वॉर्ड के साथ एक काफी जोरदार अटैक करता है और कार्ल्स ने यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक तो किया होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा दूर आकर गिर जाता है। और ये देखकर रेचल बोल रही होती है, कमांडर क्या आप ठीक है? तो कार्ल्स सोच रहा होता है, यहाँ पर मेरे सभी सबॉर्डिनेट मौजूद हैं, इसलिए मैं इन सभी के सामने नहीं आ सकता वरना मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन आखिर ये कमीना अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? शायद इसने गायसो और बाकी सभी लोगों के मैजिक क्रिस्टल्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन फिर भी ये पर्सन सिर्फ की न्यूबी है और मेरा फाइटिंग एक्सपीरियंस इससे बहुत ही ज्यादा है। और कार्ल्स यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, बास्टर्ड तुमने कुछ मैजिक क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब क्या कर लिया? तुम्हें ये लग रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, लेकिन मैं अब भी तुम्हें एक चूंटी की तरह मसल सकता हूँ। लेकिन इस वजह रेचल बोल रही होती है, कमांडर हम सभी को एक साथ मिलकर इस पर्सन के ऊपर अटैक करना चाहिए वरना आप यहाँ पर इंजर्ड हो सकते हैं। तो कार्ल्स पूरा होता है, रेचल आखिर तुम मुझे समझती क्या हो, ये सिर्फ एक अकेला पर्सन है, क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं इस अकेले पर्सन को भी नहीं हरा सकता? तुम बस देखती जाओ मैं इसे कितनी आसानी से हरा दूंगा। और वो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ हांसो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और इसी के साथ कार्ल्स हंसते हुए बोला होता है, इससे पहले कि स्केलेटन्स दोबारा से हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाए मुझे तुम्हें यहाँ पर हराना है और इसके लिए मैं यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करने वाला हूँ, तो तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वह सुनकर हांसो ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली होती है और वह बुरा होता है, हाँ क्यों नहीं, मरने के लिए तो मैं हमेशा से ही तैयार हूँ, लेकिन क्या इस चीज के लिए तुम तैयार हो? और इस कार्ल्स अपनी स्वॉर्ड के साथ हांसो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हांसो ने भी इस अटैक को ब्लॉक किया होता है। जिसके बाद कार्ल्स हांसो के ऊपर एक और जोरदार अटैक करता है, लेकिन हांसो ने इसे भी अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लिया होता है। जिसके बाद कार्ल्स बुरा होता है, हांसो क्या तुम्हें बस बातें ही करना आती है, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा वीक हो। और कार्ल्स देखता है कि हांसो यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा होता है और ये देखकर वो सोच रहा होता है, मैं जानता था इस पर्सन के पास फाइटिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। और इस वक्त वो यहाँ पर अपने अटैक की पावर को बढ़ा देता है, जिससे हांसो अपने घुटनों पर गिर गया होता है। और इस वक्त कार्ल्स अपनी स्वॉर्ड के साथ हांसो के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते को उसने इस स्वॉर्ड को हांसो की बॉडी के आर पार कर दिया होता है। और इसी के साथ कार्ल्स बुरा होता है, तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो, इतने स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी तुम इतनी आसानी से मारे गए। और हम देखते को उसने ये स्वॉर्ड हांसो के दिल के ऊपर स्टैब की होती है और हांसो यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल खामोश होता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और इसी के साथ कार्ल्स यहाँ पर हंसते हुए बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारे दिल के ऊपर स्टैब किया है और अब तुम्हारे पास जिंदगी के सिर्फ कुछ ही सेकंड्स मौजूद होंगे। तो इस टाइम में मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, मैंने आज तक जितने भी लोगों से फाइट किया है तुम उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी तुम एक कुत्ते की मौत मर रहे हो और इसका रीजन ये है कि मेरा फाइटिंग एक्सपीरियंस तुमसे बहुत ही ज्यादा है। कई बार सुनकर हांसो बोलता है, कार्ल्स क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? लेकिन अगर मैं अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचूं तो मेरा फाइटिंग एक्सपीरियंस तुमसे 1000 गुना ज्यादा है। और इसके बाद हांसो अपने लेफ्ट हैंड से उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और इसी के साथ वो हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा शार्प है और मुझे ये पसंद आई, तो अब इसे मैं रख रहा हूँ। और वैसे भी एक डेड पर्सन स्वॉर्ड का क्या करेगा? और इसके बाद हम देखते कि हांसो ने यहाँ पर अपने हाथ में ड्रैगोनिफिकेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे उसने अपने हाथ को ड्रैगन क्लॉ में चेंज कर
कर लिया होता है और वो यहाँ पर अपनी ड्रैगन एनर्जी को यूज करते हुए कार्ल्स के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ को कार्ल्स की बॉडी के आर पार कर दिया होता है और कार्ल्स यहाँ पर बुरा होता है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैंने तुम्हारे दिल के ऊपर अटैक किया था, लेकिन अपने दिल के खत्म हो जाने के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो? और हम देखते हैं कि हांसो ने जो अटैक किया था उसकी वजह से कार्ल्स की बॉडी के अंदर एक बहुत ही बड़ा छेद हो गया होता है और उसकी यहाँ पर डेथ हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि हांसो अभी भी सही सलामत खड़ा होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांसो एक जगह पर बैठा हुआ होता है और इसके बाद वो स्वॉर्ड को अपने दिल में से निकाल कर दूर फेंक देता है और इसके बाद हांसो अपने पास से हीलिंग स्टोन को निकालता है जिसे वो फौरन से एब्सॉर्ब कर लेता है और इसी के साथ हांसो बुरा होता है। मैं जानता था कैलेमिटी फिश को किल करते वक्त मुझे हीलिंग स्टोन्स की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही ट्यूटोरियल जोन में से उस लिटिल डीमन से 3 हीलिंग मैजिक स्टोन्स ले लिए थे। और इसी के साथ हांसो यहाँ पर हमें बताता है कर्ल्स ने मेरे दिल के ऊपर अटैक किया था और अपने दिल के ऊपर अटैक होने के बाद कोई नॉर्मल पर्सन कभी भी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन मैं अभी तक जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि ड्रैगन और स्किल की वजह से मेरी बॉडी चेंज हो रही है और इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह 3 दिल मौजूद है। और हम देखते कि हांसो ने यहाँ पर कार्ल्स की स्वॉर्ड उठा ली होती है जिसे उसने अपने पास रख लिया होता है और इसी के साथ वो बोरा होता है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि ड्रैगन और स्किल की वजह से मेरी बॉडी के अंदर भी चेंजेस आएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक ड्रैगन बनने वाला हूँ। अरे नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। अभी के लिए मुझे इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि अब कैलेमिटी फिश को खत्म करने का वक्त हो चुका है और हांसो ने यहाँ पर अपने ड्रैगन आर्मर को एक्टिवेट कर लिया होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है अब कैलेमिटी फिश को किल करते वक्त कोई भी पर्सन मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा और अब मैं सिर्फ इस कैलेमिटी फिश को किल करने पर ध्यान दे सकता हूँ। जिसके बाद हांसो भागते हुए इस जगह से जा रहा होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि गाइसो की वो थर्ड आई अभी भी एक्टिवेट होती है और वो तीसरी आंख हांसो को यहाँ से जाते हुए देख रही होती है और उस आंख में से आवाज आ रही होती है, हांसो हमारी दोबारा मुलाकात जल्दी होगी। और इसके बाद वो आंख गाइसो के माथे से गायब हो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट कैलेमिटी फिश के कोर का सीन दिखाया जाता है जिसके पास अब हांसो पहुंच चुका होता है। जिसके बाद हांसो तेजी से इस कैलेमिटी फिश के कोर की तरफ जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है इस कैलेमिटी फिश का डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके आसपास जितने भी ये वेन्स मौजूद है ये सभी इसे प्रोटेक्ट कर रही हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा वेन्स डेंटिकल्स की तरह हांसो के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुकी होती है। यही हांसो बहुत तेजी के साथ इन डेंटिकल्स को डॉज कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है इस कोर तक पहुंचने से पहले मुझे इन सभी डेंटिकल्स को काटना होगा और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ इन डेंटिकल्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इन डेंटिकल्स के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता और वो दोबारा से हील हो रहे होते हैं। और ये देखकर हांसो सोच रहा होता है हाँ मैं जानता था यहाँ पर यही सब होने वाला है, इसलिए तो मैंने उस पॉइजन को तैयार किया है। और इसके बाद हांसो ने अपने डायमेंशनल बैग में से एक पॉइजन की बोतल को निकाल लिया होता है जिसे वो आसमान की तरफ उछालता है और इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड के साथ इस बोतल को कट कर देता है और हम देखते हैं कि इस बोतल को कट करने के साथ ही हांसो ने एक डेंटिकल के ऊपर अटैक किया होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो डेंटल आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है और वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और इसी के साथ हांसो यहाँ पर बुरा होता है। सोफिया को सच में काफी ज्यादा खुशी होती है अगर उसे मैं ये बता पाता कि इस पॉइजन को उसने कई सालों की मेहनत के बाद क्रिएट किया था और इस पॉइजन के जरिए इस कैलेमिटी फिश के कोर तक पहुंचना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। और इसके बाद हांसो अपनी स्वॉर्ड के साथ एक और बोतल को ब्रेक करता है और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर अपनी दोनों स्वॉर्ड्स के ऊपर इस पॉइजन को लगा लिया होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। सोफिया मुझे माफ करना, लेकिन इस कैलेमिटी फिश को मारने का सारा क्रेडिट सिर्फ मुझे ही मिलने वाला है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर फ्यूचर में तुम्हें इस बारे में पता चलेगा तो तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुमने भी इस कैलेमिटी फिश को मारने में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। और इसके बाद हांसो बहुत तेजी के साथ इन डेंटिकल्स के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और वो डेंटिकल्स भी हांसो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैलेमिटी फिश बहुत ही ज्यादा पेन में चिल्ला रही होती है और वो ऐसे ही चिल्लाते हुए पानी के अंदर चली गई होती है। और हमें दिखाया जाता है कि पास ही आइलैंड पर मौजूद दो लोग इस कैलेमिटी फिश को देख रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर इस फिश के साथ प्रॉब्लम क्या है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गई। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि अरुण और मैक है और अरुण बोल रहा होता है इस कैलेमिटी फिश को देखकर ही लग रहा है कि ये शायद इस वक्त काफी ज्यादा पेन में है, लेकिन आखिर इसकी बॉडी के अंदर ऐसा हो क्या रहा है जो इसे इतनी ज्यादा पेन हो रही है। तो मैक बोल रहा होता है इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज इसकी बॉडी के अंदर इसे परेशान कर रही है। लेकिन इस वक्त मैक बोलता है अरुण क्या तुम्हें नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई पर्सन तेजी से उड़ता हुआ इस तरफ आ रहा है। लेकिन इस वक्त अरुण यहाँ से जा रहा होता है और वो बुरा होता है मैक मुझे लगता है तुम्हारी हालत भी आज काफी ज्यादा खराब है, तुम्हें वापस जाकर रेस्ट करना चाहिए, मैं भी यहाँ से वापस जा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि सोफिया की अरुण के ऊपर क्रैश लैंडिंग हुई होती है और ये देखकर मैक काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि बेचारा अरुण तो यहाँ पर अनकॉन्शियस
कॉन्शियस हो चुका होता है और इसी साथ सोफिया बुरी होती है। मुझे माफ करना, मैं बस बहुत तेजी से यहाँ पर आ रही थी, जिस वजह से मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई और शायद मैंने तुम्हें काफी ज्यादा चोट पहुंचा दी है। लेकिन अरुण तो बेचारा यहाँ पर बेहोश होता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता, लेकिन मैक बोल रहा होता है सोफिया आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और तुम अचानक यहाँ पर अपीयर कैसे हो गई। लेकिन इसे सोफिया चिल्लाकर बोलती है मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है, तुम लोगों को जल्दी इस जगह से निकलना होगा। तो वह सुनकर मैं काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आगे इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है क्लेमेट फिश इन लोगों के काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है और वो इस वक्त काफी ज्यादा पेन में चिल्ला रही होती है और ये देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और इसी साथ सोफिया सोच रही होती है मैंने आज से पहले क्लेमेट फिश को इतनी ज्यादा पेन में कभी भी नहीं देखा। मैंने आज तक न जाने कितने ज्यादा लोगों को अपने साथ ले जाकर इस क्लेमेट फिश से फाइट किया है, लेकिन मैं हर बार हार गई। लेकिन फाइनली उसने ये कर दिखाया और हम देखते कि सोफिया यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही होती है और इसी साथ वो यहाँ पर उस प्रीवियस मेमोरी को सोच रही होती है जहाँ पर हांसू ने उससे बोला था मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं इस क्लेमेट फिश को किल जरूर करूंगा। लेकिन इसी अर्थ में दिखाया जाता है क्लेमेट फिश यहाँ पर पेन की वजह से काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और वो इस आइलैंड के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी होती है। लेकिन इसी अर्थ में दिखाया जाता है कोई पर्सन मैक को उसके कॉर्नर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से मैक काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन उस पर्सन ने यहाँ पर अरुण को भी पकड़ लिया होता है और इसी अर्थ में दिखाया जाता है कि क्लेमेट फिश जोर से आकर इस आइलैंड से टकराई होती है और इसी अर्थ हम देखते हैं कि अरुण यहाँ पर होश में आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है क्या कोई मुझे बताएगा आखिर यहाँ पर ये चल क्या रहा है, क्या ये फिश सच में पागल हो गई है। लेकिन इस अर्थ में दिखाया जाता है कि इन लोगों को किसी और ने नहीं बल्कि सोफिया ने पकड़ा हुआ होता है, जो कि उड़ते हुए उन्हें यहाँ से दूर ले जा रही होती है और हमें दिखाया जाता है क्लैमिटी फिश यहाँ पर बेहोश हो चुकी होती है। लेकिन इसी के साथ मैक चिल्लाते हुए बोल रहा होता है सोफिया आखिर ये सब चल क्या रहा है, मुझे सच बताओ आखिर तुमने इस क्लैमिटी फिश के साथ क्या किया है। लेकिन सोफिया यहाँ पर हंसते हुए बोल रही होती है मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, ये हांसू ने किया है और उसने मुझसे अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया है। और हम देख पाते हैं कि वो इस वक्त काफी ज्यादा खुश होती है और हम देखते हैं कि सोफिया बहुत तेजी से भागते हुए इन लोगों को लेकर यहाँ से जा रही होती है और वो बोल रही होती है हमारे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है, हमें जल्दी सभी लोगों को बताना होगा कि उन्हें इन रूट्स से दूर जाना होगा क्योंकि क्लैमिटी फिश कभी भी इन रूट्स के ऊपर अटैक कर सकती है। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन आसमान में से इन लोगों को जाता हुए देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये स्किल तो सोफिया की है, लेकिन आखिर सोफिया इतनी तेजी में कहाँ पर जा रही है। और हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है और वह बोल रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि रेड जोन पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। और इस वक्त यहाँ पर उस पर्सन की कोई सबॉर्डिनेट आ गई होती है जो कि बोल रही होती है बॉस हमें पता चला है कि क्लैमिटी फिश बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है और ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त काफी ज्यादा पेन में है। तो ये बस सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो बोल रहा होता है आखिर इस लड़की ने इस बार क्या किया है, इस बारे में जल्दी से बॉस को इन्फॉर्म करो, मैं नहीं चाहता कि हमें दोबारा से किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से क्लैमिटी फिश का सीन दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के पास अचानक से कोई धमाका होता है और इस चीज की वजह से क्लैमिटी फिश को यहाँ पर बहुत ही जोर से पेन हुई होती है और इस वक्त वो यहाँ पर एक बहुत ही जोर से चीख मारती है। और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें इस फिश की बॉडी के अंदर उस कोर वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांस इस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ होता है और उसने यहाँ पर मुझे सभी डेंटिकल्स को कट कर दिया होता है और वो बुरा होता है जैसे मैंने सोचा था। भले ही इस वक्त मैं इसकी बॉडी के अंदर हूँ लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है और यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी एक आंख वाले मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा हूँ जिसके बहुत ही ज्यादा डेंटिकल्स हैं। और इसी के साथ हांसू सोच रहा होता है मैं बहुत ही देर से अपनी ड्रैगन आर्ट्स को यूज कर रहा हूँ और मेरी बॉडी के अंदर इस वक्त बहुत ही कम माना रह चुका है, इसलिए अब वेस्ट करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मुझे इस स्कोर को अभी ब्रेक करना होगा। और इससे हांसू स्कोर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा डेंटिकल्स ने फिर से हांसू के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन इस बार हांसू इन डेंटिकल्स को कट करते हुए बहुत ही तेजी के साथ इस स्कोर के करीब आ रहा होता है और इससे वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ इस स्कोर के ऊपर एक काफी जोरदार अटैक करता है और हम देखते हैं उसने अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को इस स्कोर के अंदर स्टैब कर दिया होता है। और इसी के साथ हांसू सोच रहा होता है मैं जानता था मेरी स्ट्रेंथ चाहे जितनी भी ज्यादा क्यों ना हो लेकिन इस स्कोर को ब्रेक करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन शायद मैं काफी ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मेरे पास वो आर्टिफैक्ट्स मौजूद है जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और इस हांसू ने यहाँ पर अपनी अथॉरिटी डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट कर दिया होता है और इस हमें दिखाया जाता है कि हांसू ने स्कोर को ब्रेक कर दिया होता है और वो स्कोर के अंदर एंटर हो चुका होता है। और क्लैमिटी फिश ने यहाँ पर जो बहुत ही जोर से चीख मारी थी वो इसी वजह से मारी थी क्योंकि हांसू ने उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और हम देखते कि हांसू बहुत तेजी से इस कोर के अंदर आगे जा रहा होता है और इसी के साथ हांसू सोच रहा होता है मैं क्लैमिटी फिश के कोर को डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई होगी, लेकिन अगर मुझे इस क्लैमिटी फिश का मैजिक क्रिस्टल चाहिए तो मुझे इसके कोर के और भी ज्यादा अंदर जाना होगा। और हांसू इस फिश की बॉडी के अंदर और भी ज्यादा गहराई में जा रहा होता है जहाँ पर काफी ज्यादा पानी होता है। लेकिन इसी साथ हांसू सोच रहा होता है शुक्र है कि मैंने कॉल से पहले ही इस नेकलेस को हासिल कर लिया
लिया था, वरना मैं उस मैजिक क्रिस्टल को हासिल करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इस साथ हम देखते कि काफी ज्यादा डेंटिकल्स हांसू के ऊपर अटैक कर देते हैं और ये देखकर हांसू सोच रहा होता है ये कैलेमिटी फिश तो मर चुकी है, लेकिन शायद इसके डेंटिकल्स अभी भी इसके मैजिक क्रिस्टल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये चीज सच में काफी ज्यादा रेयर है और इस वक्त हांसू अपनी स्वॉर्ड के साथ इन डेंटिकल्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस वक्त एक डेंटिकल ने हांसू की कमर पर एक काफी जोरदार अटैक किया होता है और इस चीज की वजह से हांसू को काफी ज्यादा पेन हुई होती है और वो सोच रहा होता है शिट, मेरी बॉडी के अंदर जो 3 हर्ट है उनमें से एक हर्ट को कार्ल्स ने इंजर्ड कर दिया था, जिसे मैंने हील तो कर लिया था लेकिन वो अभी कंप्लीट हील नहीं हुआ था और इस अटैक की वजह से इस हर्ट में काफी ज्यादा पेन हुई है। और इस वक्त हांसो बहुत तेजी से अटैक करके इस टेंटिकल को भी काट देता है और हम देख पा रहे होते हैं कि वो इस वक्त काफी ज्यादा थक चुका होता है और इसी के साथ हांसो सोच रहा होता है मुझे ये मैजिक क्रिस्टल चाहिए, लेकिन ये डेंटिकल्स मुझे उस मैजिक क्रिस्टल के करीब नहीं जाने दे रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस मैजिक क्रिस्टल को हमेशा के लिए खो दूंगा। नहीं, इस रेड जोन को क्लियर करने के लिए मुझे इस मैजिक क्रिस्टल की जरूरत है। और इससे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंटिकल्स ने एक साथ खुद को कंबाइन करके हांसू को ऊपर एक जोरदार अटैक कर दिया होता है और हांसू भी यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसे हांसू रोक नहीं पा रहा होता और उसे यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही होती है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि हांसू को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो बुरा होता है। मैं फ्यूचर से पास्ट में इसलिए नहीं आया ताकि मैं हार मान जाऊं, इस लाइफ में मुझे जो चाहिए मैं वो हासिल करके रहूंगा। और उसने यहाँ पर अपनी ड्रैगन एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो अपनी स्वॉर्ड से बहुत तेजी से इन डेंटिकल्स के ऊपर अटैक करके इन्हें कट कर देता है, जिसके बाद हांसो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वह सोच रहा होता है मैं अपनी की गई मेहनत को वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे पेशेंस के साथ काम लेना होगा, बस कुछ और देर मैं उस मैजिक क्रिस्टल तक पहुंचने वाला हूँ। और हम देखते हांसो बहुत तेजी के साथ यहाँ पर इन सभी डेंटिकल्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो इन सभी को ही डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि हांसो उस एरिया के पास आ चुका होता है जहाँ पर वो मैजिक क्रिस्टल मौजूद है, लेकिन हांसो देखता है कि वो मैजिक क्रिस्टल काफी ज्यादा थ्रेड्स के साथ बंधा हुआ है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर ये जो मैजिक क्रिस्टल है इसका नाम डिवाइन स्टोन फ्रेगमेंट है। और इसी के साथ हांसो यहाँ पर बुरा होता है। ये सच में कितनी अजीब बात है ना, इस कैलेमिटी फिश की बॉडी के अंदर इसके कोर से ज्यादा इसका ये मैजिकल क्रिस्टल ज्यादा सेफ है। जरा इन थ्रेड्स के आसपास इस एरिया को तो देखो, ये सभी वेन्स यहाँ पर इस मैजिक क्रिस्टल को प्रोटेक्ट कर रही हैं और ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। और इससे हांसो ने अपनी स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया होता है और वो बुरा होता है मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं गिव अप नहीं करने वाला, चलो आ जाओ देखते हैं हम में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा डेंटिकल्स ने हांसो के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन हांसो बहुत तेजी के साथ यहाँ पर इन सभी डेंटिकल्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उसने इन सभी डेंटिकल्स को कट कर दिया होता है। लेकिन इसी वक्त एक डेंटिकल ने उसे पैर से पकड़ लिया होता है और ये देखकर हांसो सोच रहा होता है आखिर ये डेंटिकल खत्म क्यों नहीं हो रहे, आखिर और कब तक मुझे सिर्फ इन डेंटिकल्स को ही कट करना होगा। लेकिन इस वक्त हांसो देखता है कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा डेंटिकल्स ने एक साथ अटैक कर दिया होता है और इन सभी डेंटिकल्स ने यहाँ पर हांसो को अपने अंदर कवर कर लिया होता है और इन डेंटिकल्स ने मिलकर यहाँ पर एक गोला क्रिएट कर लिया होता है। लेकिन हांसो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करके इस गोले को ब्रेक करके बाहर निकल आया होता है और इसी के साथ हांसो सोच रहा होता है ये डेंटिकल्स जब तक नहीं रुकेंगे जब तक मैं इस मैजिक क्रिस्टल को हासिल नहीं कर लेता, इसलिए सबसे पहले मुझे इसे ही हासिल करना होगा। और इसके बाद हांसो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस मैजिक क्रिस्टल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते कि उसकी स्वॉर्ड इन थ्रेड्स को ब्रेक नहीं कर पा रही होती और ये देखकर हांसो सोच रहा होता है हाँ ये मैं जानता था यहाँ पर अब कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। और हम देखते कि हांसो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस थ्रेड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो आहिस्ता आहिस्ता इन थ्रेड्स को कट कर रहा होता है। और इससे हांसो यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करता है और वो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके इन सभी थ्रेड्स को एक ही बार में कट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि इन थ्रेड्स के अंदर से एक बहुत ही बड़ा मैजिक क्रिस्टल बाहर निकला होता है, जिसे हांसो ने अपने हाथ में पकड़ लिया होता है और वह सोच रहा होता है मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि एक वक्त आएगा जब मैं कैलेमिटी फिश के साथ फाइट करूंगा और उसे हराने के बाद उसका मैजिकल क्रिस्टल मेरे हाथों में होगा। लेकिन इस वक्त हांसो महसूस करता है कि यहाँ पर पानी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका होता है और ये देखकर हांसो सोच रहा होता है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इस मैजिक क्रिस्टल को हासिल कर लिया है, तो अब इस कैलेमिटी फिश के बॉडी पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया है और इसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पार्ट्स जल्दी ही डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए मुझे इस जगह से निकलना चाहिए। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा डेंटिकल्स ने हांसो के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक किया होता है और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से हांसो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरा होता है और हांसो के हाथ में से वो मैजिक क्रिस्टल भी छूट गया होता है। लेकिन हांसो दोबारा से इस मैजिक क्रिस्टल को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पर बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कैलेमिटी फिश की बॉडी से ये पानी का बहाव बहुत तेजी से बाहर की तरफ निकल रहा होता है और हांसो भी इसी तरफ जा रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हमें एक पंछी को दिखाया जाता है जिसने किसी पर्सन तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी होती है और इस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो पूरा होता है इम्पॉसिबल, क्या उस अकेले पर्सन ने उस कैलेमिटी फिश को मार डाला, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है।
जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लेमिटी फिश की डेड बॉडी आइलैंड के पास पड़ी हुई होती है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं और हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है। वाइस कमांडर लियो, हमें यहाँ पर कुछ चीजें मिली हैं जिनसे हमें पता चल चुका है कि कमांडर कॉल्स क्लेमिटी फिश के पेट के अंदर गए थे और हमें इस कमांडर लियो को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है। मुझे उन चीजों को दिखाओ और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर उस मास्क को पकड़ा हुआ होता है जो कि कार्ल्स का मास्क था। तो इसे देखते हुए लियो बोल रहा होता है, सर मियामोटो ने कमांडर कार्ल्स को इस जगह पर इसलिए भेजा हुआ था ताकि वो कोऑर्डिनेटर ग्रुप को कंट्रोल कर सके, लेकिन उसने यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी, शायद इसलिए उसका एंड ऐसा हुआ है। इसको तो पर्सन बोल रहा होता है, वाइस कमांडर लियो, हमें यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेटर ग्रुप के लोगों की डेड बॉडीज भी मिली है और शायद हो सकता है कि अभी कुछ बॉडीज इस क्लेमिटी फिश के पेट के अंदर हो। हमने यहाँ पर सभी बॉडीज को चेक कर लिया है लेकिन उनमें से किसी में भी मैजिक स्टोन्स मौजूद नहीं है। ऐसा लग रहा है शायद जिस पर्सन ने इन्हें किल किया है उसने इनके सभी मैजिक क्रिस्टल्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया था। जिसको वो पर्सन बोल रहा होता है, वाइस कमांडर आगे आपके क्या ऑर्डर्स हैं, हमें अब क्या करना चाहिए, क्या हमें इस सब के बारे में सर मियामोटो को रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये बात सुनकर लियो बोलता है, तुम मुझे बार बार वाइस कमांडर बुला रहे हो, क्या तुम इस बारे में भूल गए हो कि कमांडर कार्ल सब मर चुका है और अब तुम लोगों का नया कमांडर मैं हूँ। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अब से आपको कमांडर लियो ही बुलाऊंगा। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, ये हुई ना बात। और हाँ, जहाँ तक सर मियामोटो की बात है उन्हें इस बारे में अभी तक इन्फॉर्मेशन मिल भी गई होगी, इससे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते कि वो यहाँ पर से एक स्वॉर्ड को उठाकर देख रहा होता है लेकिन ये स्वॉर्ड पहले ही टूटी हुई होती है। तो ये देखकर लियो बोल रहा होता है, क्लेमिटी फिश के पेट के अंदर से बहुत ही ज्यादा आर्टिफैक्ट्स बाहर निकले हैं लेकिन उनमें से काफी ज्यादा खराब हैं, लेकिन जो हमारे काम के हैं मैं चाहता हूँ तुम उन सभी को कलेक्ट कर लो। तो वो पर्सन भी इसके लिए मान गया होता है। जिसके बाद लियो चलते हुए सोच रहा होता है, मैं तो यहाँ पर गायसू की उस आंख के लिए आया था क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल आंख थी जिसे बॉस के ऑर्डर पर उसके माथे पर प्लांट किया गया था। अगर वो आंख मुझे मिल जाती तो उससे मेरी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती थी। लेकिन इस वक्त लियो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, क्या ये फिश का कोर है, ये सच में बहुत ही बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो उसके साथ वाला पर्सन बुरा होता है, सर जहाँ तक मैंने क्लेमिटी फिश के बारे में सुना है, अब से पहले जिन लोगों ने इसे मारने की कोशिश की थी उनमें से कोई भी पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाया था, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ एक पर्सन ने इस क्लेमिटी फिश को हरा दिया। तो वह सुनकर लियो सोच रहा होता है, ये सच में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, क्या वो पर्सन सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने इस क्लेमिटी फिश को हरा दिया। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन भागते हुए आ गया होता है जो कि बुरा होता है, बॉस मुझे आपको कुछ बताना है, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो लियो बुरा होता है, आखिर ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है कि तुम भागते हुए यहाँ पर आए हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन वो पर्सन बुरा होता है, सर इस क्लैमिटी फिश को देखने के लिए यहाँ पर हजारों से भी ज्यादा हंटर्स आ चुके हैं और वो सभी इस क्लैमिटी फिश के पास आना चाहते हैं। तो ये बात सुनकर लियो बुरा होता है, क्या तुमने उन्हें बताया नहीं है कि इस एरिया की जांच हो रही है और कोई पर्सन यहाँ पर नहीं आ सकता। जाओ और जाकर सभी लोगों को वहां पर रोको, उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें कलेक्ट करना है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उन लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि क्लैमिटी फिश को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ये क्लैमिटी फिश इतनी ज्यादा बड़ी है और ये आज तक ना जाने कितने ज्यादा आइलैंड्स को खा चुकी है, लेकिन क्या सच में किसी पर्सन ने इस क्लैमिटी फिश को मार डाला। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या वो पर्सन सच में कोई ह्यूमन था। और हम देखते हैं कि संगीन भी यहीं पर मौजूद होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, हांसू तुम सच में वो करके दिखाते हो जिसके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, लेकिन मुझे यहाँ पर सबसे पहले वो करना चाहिए जिसके लिए तुमने मुझसे कहा था। और इसी वक्त संगीन यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है, हमें दूसरे हंटर्स ने बताया था कि क्लैमिटी फिश को मारने के लिए कई बार बहुत ही ज्यादा हंटर्स ने उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन क्लैमिटी फिश ने उन सभी को निगल लिया था और उन सभी हंटर्स के पास जितने भी आर्टिफैक्ट्स थे वो सभी बहुत ही ज्यादा रेयर थे जो एक नॉर्मल पर्सन को भी पावरफुल बनने में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। और क्योंकि अब तो ये क्लैमिटी फिश भी मर चुकी है तो हम उन आर्टिफैक्ट्स को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। और संजय की इन बातों को सुनकर यहाँ पर मौजूद ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, क्या ये बात सच है, क्या क्लैमिटी फिश की बॉडी के अंदर सच में ऐसे आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं जो हमें पावरफुल बना सकते हैं। और इसी वक्त यहाँ पर डार्क मोनार्च भी चिल्लाते हुए बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, अगर मुझे कोई पावरफुल आर्टिफैक्ट मिल जाता है तो मैं भी खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाऊंगा, मुझे वो आर्टिफैक्ट चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी भागते हुए क्लैमिटी फिश की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, हमें क्लैमिटी फिश के अंदर से वो आर्टिफैक्ट्स चाहिए, हमें आगे जाने दो। और ये देखकर लियो चिल्लाकर बोल रहा होता है, क्या ये सभी लोग पागल हो चुके हैं, क्या इन्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, सभी लोग इन्हें रोको, इनमें से कोई भी पर्सन क्लैमिटी फिश के पास नहीं जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पर्सन अपने आर्टिफैक्ट के जरिए इन सभी लोगों को देख रहा होता है, जिसके बाद वो आर्टिफैक्ट उड़ता हुआ यहाँ से वापस चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि सोफिया होती है जिसने अपने मैजिक के जरिए इन आर्टिफैक्ट्स को बनाया होता है। और इसी के साथ सोफिया सोच रही होती है, हांसू ने जैसे मुझे करने के लिए बोला था मैंने वैसा कर दिया है और अब हांसू के पास इतना टाइम है कि वो आसानी से
कैलेमिटी फिश के मैजिक स्टोन को लेकर चुप करके बाहर निकल सकता है और किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं एक चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरान हूँ। मैंने अरुण और मैक दोनों को बोला था कि उन्हें किसी भी तरह यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करना है, लेकिन वो दोनों ही सच में काफी ज्यादा शार्प है। उन्होंने यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोगों को नहीं बल्कि हजारों लोगों को इकट्ठा कर लिया है। लेकिन मैं एक चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरान हूँ, इन नॉर्मल लोगों के दरमियान में कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर्स भी मौजूद है और शायद वो सभी लोग एक ही ग्रुप का हिस्सा है। लेकिन आखिर अचानक से इतने पावरफुल लोग यहाँ पर अपीयर कैसे हो गए? लेकिन इसी साथ सोफिया सोच रही होती है शायद मुझे इन सब चीजों के बारे में भूल जाना चाहिए और मुझे सिर्फ हांसो को तलाश करने पर फोकस करना चाहिए। इस कैलेमिटी फिश को मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन 3 दिनों में मैंने हांसो को कहीं पर भी नहीं देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी जान खतरे में है? अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्द से जल्द उसे तलाश करना होगा। और हम देखते हैं कि उसने दोबारा से अपने मैजिक से यहाँ पर काफी ज्यादा मैजिकल बर्ड्स को बना लिया होता है, जिसके जरिए वो हांसो को तलाश कर सकती है। जिसके बाद सोफिया बोल रही होती है तुम सभी जाओ और जाकर हांसो को तलाश करो। मुझे पूरा यकीन है हांसो अभी भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी इस रेड जोन को हांसो की मदद की जरूरत है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट हांसो को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के काफी ज्यादा करीब ही पड़ा हुआ होता है और वो अभी भी बेहोश होता है। लेकिन इसे बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लिटिल डीमन आ चुका होता है जो कि बुरा होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों की मुलाकात इतनी जल्दी होने वाली है। और इसे बाद वो लिटिल डीमन हांसो के फेस पर एक बहुत ही जोर से थप्पड़ मारती है, लेकिन इस थप्पड़ के बाद भी हांसो को होश नहीं आया होता। तो ये देखकर वो लिटिल डीमन बोल रही होती है लगता है शायद इसके फेफड़ों के अंदर पानी भर गया है, लगता है मेरे पास अब और कोई भी चॉइस नहीं है और मुझे इस पर्सन को अपने मुंह से सीपीआर देना होगा। और वो यहाँ पर हांसो को सीपीआर देने के लिए तैयार होती है, लेकिन हांसो यहाँ पर शौक से खड़ा हो गया होता है और वो बुरा होता है नहीं प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो। तो ये बात सुनकर लिटिल डीमन यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रही होती है और वो बोल रही होती है मैं जानती थी तुम होश में आ चुके हो, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा तंग कर रही थी। जिसके बाद हांसो अपनी बॉडी को चेक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर मैं इस जगह पर कितने टाइम से बेहोश था, मेरी बॉडी अभी तक कंप्लीट रिकवर हो चुकी है, शायद ऐसा ड्रैगन आर्ट स्किल की वजह से हो पाया है। जिसके बाद हांसो उस मैजिक क्रिस्टल को उठा रहा होता है और वो सोच रहा होता है शुक्र है ये मैजिक क्रिस्टल यहीं पर मौजूद है, वरना मुझे लगा था कि मैं इसे खो दूंगा। जिसके बाद हांसो उस लिटिल डीमन से बोल रहा होता है अगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी जैसी फेरीज कभी भी रेड जोन के अंदर नहीं आती, तो तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? तो ये बात सुनकर लिटिल डीमन यहाँ पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देती है और वो बोल रही होती है तुम्हें हमेशा हर चीज के बारे में पहले से ही पता होता है, इसलिए तो तुम मुझे इतने ज्यादा पसंद हो। और वो हांसो के कंधे के ऊपर आकर बैठ गई होती है और वो बोल रही होती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम फेरीज रेड जोन के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन तुमने इस रेड जोन में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रही होती है ये सच में काफी ज्यादा हैरानी की बात है कि तुमने आज वो कर दिखाया है जिसके बारे में आज तक कभी किसी हंटर ने सोचा भी नहीं था। जरा देखो इस मछली को, ये वो कैलेमिटी फिश है जो इतनी ताकतवर है कि वो हजारों लोगों को सिर्फ अपनी एक बाइट के साथ खत्म कर सकती है, लेकिन तुमने इसे हरा दिया। जिसको लिटिल फेरी बोल रही होती है हांसो तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो, ये बेचारी बस एक मासूम सी मछली थी, आखिर तुमने इसे क्यों मार डाला, आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो ये बात सुनकर हांसो काफी ज्यादा हैरान होता है और वह बुरा होता है तुम्हारी बातें सच में बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन ये सब छोड़ो और मुझे बताओ आखिर तुम मेरे पास क्यों आई हो? और इसी साथ हांसो इस लिटिल डीमन को देखते हुए सोच रहा होता है मैं जानता था इस कैलेमिटी को किल करने पर रेड जोन के अंदर बहुत ही ज्यादा चेंजेस आएंगे, क्योंकि इन कैलेमिटीज को सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि ये कैलेमिटीज इस रेड जोन को खत्म कर सकें और रेड जोन को एक हेल में चेंज कर सकें। लेकिन क्योंकि मैं 5 में से एक कैलेमिटी को खत्म कर चुका हूँ, तो अब इन फेरीज को बहुत ज्यादा चीजों के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। जिसके बाद लिटिल डीमन बोल रही होती है हांसो क्या तुम जानते हो यहाँ पर ये कैलेमिटीज इसलिए मौजूद हैं ताकि इस रेड जोन में हमेशा हर साल ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं और सिर्फ कुछ ही पावरफुल पीपल्स नेक्स्ट जोन में पहुंच सके। लेकिन हाँ क्योंकि तुमने एक कैलेमिटी फिश को किल किया है, इसके बदले में तुम्हारा एक रिवॉर्ड तो बनता है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे इस सब में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और इसी ज्यादा वो यहाँ पर काफी ज्यादा डेविल स्माइल देते हुए बोलता है इसलिए अगर तुम चाहो तो उस रिवॉर्ड के बदले में मैं तुम्हें एक ऑफर भी दे सकता हूँ। जिसके बाद लिटिल डीमन हंसते हुए बोल रहा होता है सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दिखा देता हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे लिए ऑफर क्या है और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस ऑफर को चूज करना चाहते हो या नहीं। लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर सोच समझ कर फैसला लेना। और इस वक्त वो अपने हाथ में एक मैजिक क्रिस्टल को समन करता है और हमें पता चलता है कि इस मैजिक क्रिस्टल के अंदर एक बहुत ही पावरफुल स्किल है। और इस स्किल को देखते हुए हांसो सोच रहा होता है मुझे इस स्किल के बारे में याद है, ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है जिसे हासिल करना बहुत ही पावरफुल हंटर्स का सपना था, क्योंकि इस स्किल के जरिए हम एक बहुत ही पावरफुल अनडेड नाइट को समन कर सकते हैं और वो अनडेड अपने मास्टर के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। और अगर सच बताऊं तो मेरे जैसा एक पर्सन जो सिर्फ 7 स्किल्स को ही ऑब्जर्व कर सकता है, उसके लिए ये स्किल एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो अनडेड ना सिर्फ अपने मालिक को प्रोटेक्ट करेगा और फ्यूचर में होने वाली फाइट्स में वो नाइट अपने मास्टर के लिए
फ्रंट लाइंस पर भी फाइट कर सकता है। लेकिन एक अनडेड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो कभी भी मर नहीं सकता। इसलिए क्या मुझे इस स्किल को इस लिटिल डीमन से ले लेना चाहिए? लेकिन इसे वो लिटिल डीमन अपनी एक चुटकी बजाता है और हम देखते को उसने यहाँ पर 3 मैजिक क्रिस्टल्स को समन कर लिया होता है। और इन मैजिक क्रिस्टल्स को देखकर हांसो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसके बाद वो यहाँ पर स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, अच्छा हुआ कि मैंने ज्यादा जल्दबाजी नहीं की, वरना बाद में मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट होता। और इसी के साथ हांसो बोलता है, मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है। तो ये बात सुनकर लिटिल डीमन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, हे हांसो, पहले मेरी बात तो सुनो। अगर तुम इस ऑफर का एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें फर्स्ट रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन इस ऑफर के बदले में तुम्हें एक मिशन को कंप्लीट करना होगा और उस मिशन को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन इसी बात हांसो बोलता है, तुम्हारी ऑफर जो भी हो मुझे उस चीज की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे ये सेकंड रिवॉर्ड चाहिए। तो ये बात सुनकर लिटिल डीमन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो हो रही होती है, हांसो, अगर तुम्हें सेकंड रिवॉर्ड चाहिए तो उसके बदले में तुम्हें बाकी की 4 कैलेमिटीज को भी किल करना होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? क्योंकि ऐसा करने के बारे में कोई पर्सन सोचना तो दूर की बात, इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन हांसो यहाँ पे खड़ा हो चुका होता है और वो बुरा होता है, मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है, मैं सभी कैलेमिटीज को किल करूंगा, जिसके बाद मुझे मेरे रिवॉर्ड का इंतजार रहेगा। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और इससे ज्यादा हांसो समुद्र के अंदर जंप लगा देता है और ये देखकर वो लिटिल फेरी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बुरी होती है, ये पर्सन जितना ज्यादा हैंडसम है ये उतना ही ज्यादा ब्रेव भी है, इसीलिए तो सभी लोगों में ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। हांसो, चलो देखते हैं आखिर तुम और कितनी आगे तक स्ट्रगल कर पाते हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत मरोगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बहुत ही बड़े ट्री को देख पाते हैं जो कि एक डिमोनिक ट्री है और इसका नाम डिस्कॉर्जिंग रूट है। और इसी के साथ वो ट्री यहाँ पर बुरा होता है, आखिर मुझे कैलेमिटी फिश की आवाज क्यों नहीं आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि कैलेमिटी फिश को किसी ने मार डाला है? और इस चीज की वजह से इस ट्री को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो यहाँ पर अपने आसपास के दरख्तों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट कैलेमिटी फिश का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास हांसो आ चुका होता है और इसी के साथ हांसो सोच रहा होता है, बस लिटिल डीमन ने मुझे ये मिशन दिया है कि मुझे बाकी की 4 कैलेमिटीज को भी किल करना है, लेकिन मैंने तो ये पहले भी डिसाइड किया हुआ था कि मैं सभी कैलेमिटीज को किल करूंगा। लेकिन अब चीजें पहले की तरह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि अब इस रेड जोन में मौजूद सभी लोग एक्टिव हो चुके हैं और इस वक्त बहुत ही ज्यादा लोग मेरी तलाश कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने कैलेमिटी फिश के साथ कोऑर्डिनेटर ग्रुप्स के काफी ज्यादा लोगों को किल किया है और साथ में कार्ल्स, वो भी एक काफी बड़े ग्रुप का कमांडर था, तो शायद उसके ग्रुप के लोग भी मुझसे बदला लेने जरूर आएंगे। और इसी तरह हांसो सोच रहा होता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरे दोस्तों ने मुझसे बोला था कि कैलेमिटी फिश को मारने के बाद मुझे दूसरी कैलेमिटीज को भी जल्दी मारना होगा, वरना रेड जोन बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। और इसी के साथ हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हांसो का दोस्त बोल रहा होता है, हांसो, हम लोग उस वक्त दूसरे जोन में मौजूद होंगे, जिस वजह से हम उस जोन में नहीं आ सकते, इसलिए तुम्हें अकेले ही वहाँ पर उन सभी कैलेमिटीज से फाइट करनी होगी। लेकिन हाँ, जब तुम कैलेमिटी फिश को किल कर दोगे तो उसके बाद दूसरी कैलेमिटीज को भी इस बारे में पता चल जाएगा और हो सकता है कि वो कैलेमिटीज तुम्हारी तलाश करते हुए आ जाएं। इसलिए इससे पहले कि वो तुम तक पहुंचे, तुम्हें उनके पास पहुंचना है और एक एक करके उन सभी को किल कर देना है। और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है, छोटे, मुझे पूरा यकीन है तू ऐसा कर ही लेगा, क्योंकि तू इस वक्त भी हम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तेरा सिंह हांसो बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, और मैंने तुमसे कितनी बार बोला है मुझे ये मत बोला करो, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल सेम एज के हैं। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हांसो सोच रहा होता है, इन लोगों ने मुझे पास्ट में भेज दिया और ये खुद इस वक्त दूसरे जोन में एंजॉय कर रहे होंगे। और इसी के साथ हांसो सोच रहा होता है, मुझे बाकी सब के बारे में पता है कि वो इस वक्त कौन सी जगह पर मौजूद होंगे, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है, आखिर तुम कहाँ पर हो? और इसी के साथ हम देखते हैं हांसो के सामने एक सोल अपीयर हो गई होती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि उसी लड़की की होती है जिससे हांसो अपनी प्रीवियस लाइफ में प्यार करता था। और इस वो साउल यहाँ से गायब हो जाती है और इसी के साथ हांसो हंसते हुए बोला होता है, तुम बस कुछ टाइम तक मेरा वेट करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें तलाश कर लूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद हांसो चलते हुए यहाँ से जा रहा होता है और वह सोच रहा होता है, कैलेमिटी फिश के पेट के अंदर से काफी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स निकल कर बाहर आए हैं, लेकिन ये आर्टिफैक्ट्स इतने हाई क्वालिटी के नहीं है कि इन्हें मैं कैलेमिटी को मारने के लिए यूज कर सकूं। जिसके बाद वो चलता हुआ कैलेमिटी फिश के हार्ट के पास आ चुका होता है और वो उसके हार्ट में से कुछ मीट को निकाल लेता है और इसी साथ हांसो बोल रहा होता है, ये काफी अच्छा रिवॉर्ड है, मैं इसे आगे इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उसे अपने डायमेंशनल बैग के अंदर रख लेता है और इसी साथ हांसो सोच रहा होता है, मैंने सोफिया और संजिन दोनों से ही कहा था कि उन्हें किसी तरह लोगों का ध्यान भटकाना है, शायद उन लोगों ने मेरे ऑर्डर्स को सही से फॉलो किया है, इसलिए यहाँ पर कोई पर्सन मौजूद नहीं है, शायद मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि सोफिया अभी भी मेरी तलाश कर रही होगी। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर भागते हुए कुछ लोग आ रहे होते हैं और इसी के साथ वो बोल रहे होते हैं, हम लोग कुछ देर के लिए यहाँ से क्या गए, यहाँ पर इन जैसे चोरों ने
चोरी करना भी स्टार्ट कर दी। शायद हमें इस पर्सन को भी सबक सिखाना होगा। और हम देखते हैं कि हांसू को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोगों ने घेर लिया होता है, लेकिन हांसू यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुमने बोला कि मैं कोई चोर हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद तुम लोगों को इस बारे में पता नहीं। असलियत में इस कैलेमिटी फिश के ऊपर सिर्फ मेरा ही हक है, लेकिन मुझे लगता है असली चोर तो तुम हो, जो कि दूसरे पर्सन की फिश को चुराना चाहते हो। और लगता है मुझे तुम सभी को सबक सिखाना होगा। और इसके बाद हांसू बहुत ही तेज स्पीड के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन इसके बाद एक पर्सन काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और वो बोल रहा होता है, हे रुको, आखिर तुम कौन हो? मुझे लगता है हमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम लोग यहाँ पर आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हांसू ने यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बोल रहा होता है, माफ करना, लेकिन अब बात करने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि मैं तुम लोगों को पीटने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि हांसू ने यहाँ पर सभी लोगों को पीट दिया होता है। और इसी के साथ हांसू सोच रहा होता है, इस पर्सन ने बताया कि कैलेमिटी फिश को मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं, क्या इसका मतलब यह है कि मैं 3 दिन से बेहोश था? लगता है मैं कुछ ज्यादा टाइम के लिए ही बेहोश हो गया था और मैंने अपने काफी ज्यादा टाइम को वेस्ट कर दिया है। और अभी तक दूसरी कैलेमिटीज ने भी इस चीज को महसूस कर लिया होगा कि कैलेमिटी फिश मर चुकी है, इसलिए अब मुझे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और मुझे दूसरी कैलेमिटीज को मारने के लिए प्रिपरेशंस करनी चाहिए। और हांसो भागते हुए आगे जा रहा होता है, लेकिन इसके बाद हांसो के सामने कोई पर्सन अटैक करता है, जिसकी वजह से हांसो भी फौरन रुक गया होता है। जिसके बाद हांसो भी इस पर्सन को ही देख रहा होता है और वह पर्सन बोल रहा होता है, मुझे लगा था कैलेमिटी फिश को मारने के बाद तुम काफी ज्यादा इंजर्ड होगे और तुम जल्दी लोगों के सामने नहीं आने वाले, लेकिन ये देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम अब भी बिल्कुल ठीक हो। जिसके बाद हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम माइकल है और ये भी वेल्क्री क्लैन से ही एफिलिएटेड है। और इसी के साथ वो पर्सन बुरा होता है, हांसो मुझे तुमसे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? तो ये बात सुनकर हांसो बोलता है, आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारे साथ चल दूंगा? मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वेल्किरी ग्रुप के दूसरे मेंबर्स भी आ चुके होते हैं, जिनमें अरुण भी मौजूद होता है। और इसी के साथ अरुण सोच रहा होता है, आखिर ये माइकल यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इसे यहाँ पर दूसरे ग्रुप्स के लीडर ने भेजा है? लेकिन इसी के साथ माइकल हंसते हुए बोलता है, अरुण हमें काफी ज्यादा टाइम हो गया, मुझे अभी याद है तुम कुछ सालों पहले हमारे ग्रुप को छोड़कर यहाँ पर आ गए थे ताकि तुम न्यू आने वाले हंटर्स की हेल्प कर सको। लगता है तुम अब भी काफी अच्छी कंडीशन में हो। वेल तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी मुझे इस लड़के से कुछ बात करनी है। और इसी वक्त वो जंप करके जमीन पर आ चुका होता है और इसी वक्त उसने यहाँ पर अपनी मैजिकल स्वॉर्ड भी निकाल ली होती है। और इसी साथ माइकल बोल रहा होता है, तुमने कैलेमिटी फिश को मार डाला और लोगों का कहना है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, तो चलो मुझे दिखाओ क्या तुम सच में इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जितना लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, या फिर तुम इस जगह पर अपनी स्ट्रेंथ का सिर्फ दिखावा ही कर रहे हो। सीरीज की स्टार्टिंग में किसी पर्सन की हमें आवाज आ रही होती है जो कि हमें बता रहा होता है, एक दिन हमारा ये वर्ल्ड कंप्लीट चेंज हो गया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद ये हमारे इस वर्ल्ड का एंड था, क्योंकि अचानक से हमारे इस वर्ल्ड में एपोक्लिप्स स्टार्ट हो गया और यहाँ पर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स अपीयर होना स्टार्ट हो चुके थे, जिनका सामना नॉर्मल ह्यूमंस नहीं कर सकते थे। लेकिन उस वक्त जब सभी हिम्मत हार चुके थे, उस वक्त अचानक से सभी लोगों ने बहुत ही स्पेशल पावर्स को अवेकन करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ हमें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें इस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट के अंदर हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर चिप्स खा रहा होता है और वो यहाँ पर ड्रिंक भी कर रहा होता है। और इसी के साथ वो हमें बता रहा होता है, इस इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर मैं अकेला ही मौजूद हूँ और मैं यहाँ पर काफी नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो मेरी ये लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि एक पर्सन के लिए अकेला अपनी जिंदगी गुजारना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन आखिर इस सब की शुरुआत हुई कब थी? अचानक एक दिन मेरे फादर ने इस बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही बड़े अपार्टमेंट को बाय कर लिया, जिसके बाद उन्होंने मुझे इस बिल्डिंग में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन अगर मैं इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ताल्लुक एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रिच फैमिली से है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे फादर ने इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेने के लिए 4 मिलियन का लोन लिया था, तब जाकर वो इस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट को बाय कर पाए थे। और उस दिन से मैं अकेला ही इस बिल्डिंग के अंदर रह रहा हूँ। लेकिन इस एपोक्लिप्स को स्टार्ट हुए 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक मैं अपनी फैमिली से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और उसका रीजन ये है कि इस एपोक्लिप्स के स्टार्ट होते ही सभी सिग्नल्स को कट कर दिया गया था। और दोस्तों हमारे इस हीरो का नाम किम जे ह्यून है, लेकिन मैं इसे जे बुलाऊंगा, जिसका जे सोच रहा होता है, काश कोई ऐसा तरीका होता कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट कर पाता। लेकिन इस वक्त उसे किसी मॉन्स्टर की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन वो सामने देखता है कि कोई बर्ड मॉन्स्टर उसके बिल्डिंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा है और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से जे के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इस वक्त वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाते हुए जे के ऊपर अटैक कर देता है और हम जे को देखते हैं, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो बोल रहा होता है, प्लीज मेरे ऊपर अटैक मत करो। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर हुआ क्या है, ये मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा। लेकिन इसी के साथ वो देखता है कि उसके सामने ही एक स्क्रीन ओपन हुई होती है
और उसे बताया जाता है कि एक अननोन एंटिटी आपकी परमिशन के बिना एंटर होने की कोशिश कर रहा है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, शिट, आखिर मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। और जे हमें बताता है, जब ये एपोकलिप्स स्टार्ट हुआ था तो मैंने भी एक पावर को अवेकन किया था और इस पावर की वजह से ही मैं अभी तक इस जगह पर बिल्कुल सेफ हूँ। लेकिन ये एबिलिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसका रीजन ये है कि और इस वक्त हम देते हैं कि जे अपने रूम के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो दरवाजा ओपन नहीं हो रहा होता। जिसके बाद वो जोर से इस दरवाजे के ऊपर किक मारता है, लेकिन वो दरवाजा अब भी नहीं खुला होता। जिसके बाद जे दोबारा से कमरे के अंदर आ गया होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो अपने रूम के अंदर एक कोने में बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, इस एबिलिटी की वजह से मैं इस अपार्टमेंट से बाहर नहीं जा सकता। और इसे सिस्टम की तरफ से उसे बताया जा रहा होता है, आप अपने घर में से बाहर नहीं जा सकते। तो ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन इसी के साथ हम देते को काफी ज्यादा परेशान होता है और वो सोच रहा होता है, लेकिन अगर मैं यहीं पर रुका रहा तो इस तरह तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाना है। क्योंकि अभी तक मेरे पास जितना भी सामान मौजूद था वो काफी हद तक खत्म हो चुका है और अब मेरे पास फ्रिज में मौजूद सिर्फ थोड़ा सा खाना ही रह गया है। लेकिन क्योंकि 2 दिन से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो जितना भी खाना फ्रिज के अंदर मौजूद है वो जल्दी ही खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे कुछ भी करके इस घर में से बाहर निकलना होगा, वरना मैं यहाँ पर भूख की वजह से ही मर जाऊंगा। लेकिन इसे तो उसे सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है और सिस्टम जे को बता रहा होता है, आपने 23 लेवल के एक वर्ल्ड मॉन्स्टर को किल किया है, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है और आपकी स्किल का लेवल इंक्रीज हो चुका है। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद वो जाकर खिड़की में से बाहर उस बर्ड मॉन्स्टर को देख रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बर्ड मॉन्स्टर मर चुकी होती है और नीचे काफी ज्यादा गॉब्लिन्स भी मौजूद होते हैं जो कि उस बर्ड मॉन्स्टर के मीट को खा रहे होते हैं। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मेरी स्किल की वजह से हमारी इस बिल्डिंग के आसपास एक बैरियर मौजूद है और शायद ये मॉन्स्टर उस बैरियर की वजह से मरा है, इसलिए इसके सभी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मुझे ही मिले हैं। लेकिन इसी वक्त उसे सिस्टम की तरफ से एक और मैसेज आता है और उसे बताया जाता है, आपने एक और न्यू स्किल हासिल की है और आपने जिस मॉन्स्टर को हंट किया है इस मॉन्स्टर की लूट को कैलकुलेट किया जा रहा है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ उसे उन गॉब्लिन्स के काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और वह देखता है कि यहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और ये देखकर जे सोच रहा होता है, आखिर सभी मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। और वो देखता है कि असलियत में वो मॉन्स्टर जिसका वो लोग मीट खा रहे थे वो अचानक से इस जगह से डिसअपियर हो गई होती है। और इस वजह को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपकी लूट को कैलकुलेट कर लिया गया है, जिसकी वजह से 2 मिलियन वॉन आपके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस वजह जे की कमरे की लाइट्स एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये कैसा हुआ, 3 दिन से इस बिल्डिंग में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो अचानक से ये इलेक्ट्रिसिटी वापस कैसे आ गई। जिसका बाद जे को उसकी स्किल्स के बारे में बताया जाता है, जिनमें से एक स्किल है हाउस डिक्लेरेशन, जो कि अब लेवल 3 पर प्रमोट हो गई है। और इस स्किल का काम ये है कि कोई भी पर्सन जे की परमिशन के बिना उसके हाउस में एंटर नहीं हो सकता। जिसका बाद जे को उसकी सेकंड स्किल के बारे में बताया जाता है, जो कि है डिजिनिटी प्रिजर्वेशन, जो कि लेवल 1 पर है। और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये ऐसी स्किल है जिसके जरिए जे अपने हाउस के सभी फंक्शंस को दोबारा से रिस्टोर कर सकता है। और इस रिस्टोर फंक्शन के बारे में सुनकर जे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और वो फौरन से जाकर अपने फ्रिज को ओपन करता है और वो देखता है कि फ्रिज अब दोबारा से सही से काम कर रहा है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके हाउस की वाटर सप्लाई दोबारा से एक्टिवेट हो गई है और उसका ओवन भी सही से काम कर रहा है। हम देखते कि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और वो रोते हुए बोल रहा होता है, शुक्र है मेरे घर की सारी फैसिलिटीज दोबारा से बिल्कुल ठीक हो गई हैं। और इसके बाद वो अपने मोबाइल को पकड़ता है और वो सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क भी दोबारा से आ चुका है। लेकिन वो देखता है कि उसके मोबाइल में नेटवर्क अभी भी नहीं आया होता और ये देखकर जे सोच रहा होता है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था। लेकिन इस वजह जे को कोई चीज नजर आती है और वो देखता है कि सामने ही एक यूएसबी पड़ी हुई है। जिसके बाद वो उस यूएसबी को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है और वो देखता है कि उस यूएसबी के अंदर उसके पेरेंट्स की पिक्चर्स मौजूद होती हैं। और ये देखता है कि इस यूएसबी के अंदर जितनी भी फोटोज हैं वो सभी वो फोटोज हैं जो उसकी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को इस जगह पर लाकर रहूंगा। जिसके बाद जे अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और वह सोच रहा होता है, मुझे कुछ भी करके इस जगह से निकलना होगा ताकि मैं अपनी फैमिली तक पहुंच सकूं। लेकिन इस वक्त जे सोचता है, मुझे याद आया मुझे एक और स्किल भी तो मिली थी, आखिर वो स्किल क्या थी। और जे देखता है कि उसे जो न्यू स्किल मिली है वो असलियत में एक स्टोर टाइप स्किल है जो अभी लेवल 1 पर है। और इस स्टोर में से जे उन सभी चीजों को बाय कर सकता है जिन्हें वो इस स्टोर के अंदर ऐड करेगा। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह की स्किल है। और इस सिस्टम की तरफ से जे को मैसेज आता है और उसे बताया जाता है कि आप अपनी फर्स्ट आइटम को लिस्ट के अंदर ऐड करवाना चाहेंगे। तो ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, ये स्टोर मेरी एबिलिटीज में से एक है, लेकिन मुझे लगता है मैं इस स्टोर में से कोई भी चीज बाय नहीं कर सकता, बल्कि मैं इसके अंदर से सिर्फ उन्हीं चीजों को बाय कर सकता हूँ जिन्हें
मैं इसके अंदर ऐड करूंगा और उन चीजों को बाय करने के लिए मुझे उन पैसों को इस्तेमाल करना होगा जो कि मुझे उस मॉन्स्टर की लूट के बदले में मिले थे। जिसके बाद जय अपनी खिड़की को ओपन करके बालकनी में आ गया होता है, लेकिन इस वक्त उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आप अपने घर में से बाहर नहीं जा सकते। तो ये देखकर जय सोच रहा होता है मेरी स्किल का लेवल हाई हो गया है, लेकिन मैं अभी भी इस घर में से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी बैरियर की टेरिटरी अभी बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन इन कुछ दिनों में अपनी एबिलिटीज को यूज करने की वजह से मुझे एक चीज तो समझ आ गई है कि अगर किसी तरीके से मैं मॉन्स्टर्स को किल कर पाता हूँ तो मैं अपनी स्किल्स को लेवल अप कर सकता हूँ, जिसके बाद शायद मैं इस बिल्डिंग में से बाहर भी जा सकूंगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि मैं इस बिल्डिंग में से बाहर नहीं जा सकता, और अगर मैं इस बिल्डिंग में से बाहर नहीं जाऊंगा तो मैं मॉन्स्टर्स को किल कैसे करूंगा। लेकिन इसे अजय देखता है कि उसकी बिल्डिंग के नीचे कुछ गॉब्लिन्स अभी भी मौजूद हैं जो कि उस बर्ड मॉन्स्टर के बाकी के मीट को खा रहे हैं। और ये देखकर जे सोच रहा होता है इन गॉब्लिन्स को देखकर मेरे दिमाग में कुछ आया है, क्यों ना मैं इसे ट्राई करके देखूं। और इस अर्थ हम देते हैं कि वो एक बोतल को अपने घर में से बाहर फेंकता है और वो बोतल आराम से घर से बाहर चली गई होती है। और ये देखकर जे सोच रहा होता है मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, मैं भले ही इस बिल्डिंग में से बाहर नहीं जा सकता लेकिन मैं चीजों को घर से बाहर फेंक सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जे कमरे के अंदर से एक डंबल लेकर आ चुका होता है और वो बोरा होता है। ये डंबल काफी ज्यादा हैवी है और क्योंकि मैं बिल्डिंग में काफी ऊंचाई पर मौजूद हूँ, अगर मैं इस डंबल को उन मॉन्स्टर्स के ऊपर थ्रो करता हूँ तो मैं आसानी से किल कर सकता हूँ। लेकिन इसे जे देखता है कि यहाँ पर जो गॉब्लिन्स मौजूद थे वो अब इस जगह से वापस जा रहे होते हैं। और ये देखकर जे सोच रहा होता है अरे नहीं, अगर ये लोग यहाँ से चले गए तो मैं इन्हें किल नहीं कर पाऊंगा, मुझे अभी इनके ऊपर अटैक करना होगा। और इसे जे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस डंबल को इन गॉब्लिन्स के ऊपर थ्रो करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये डंबल आकर उस बर्ड मॉन्स्टर के ऊपर गिरा होता है और इस चीज की वजह से वो सभी गॉब्लिन्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और ये देखकर जे सोच रहा होता है शिट, मुझे पता नहीं था मेरा निशाना इतना ज्यादा बेकार है। लेकिन इसे अजय देखता है कि उसके पास अभी भी एक डंबल मौजूद है, मेरे पास अब सिर्फ एक ही डंबल रह गया है, क्या मुझे इसे भी इन मॉन्स्टर्स के ऊपर थ्रो करना चाहिए। लेकिन मैं इस बारे में अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मेरे निशाना सही से लगेगा या नहीं। लेकिन इसे अजय को गॉब्लिन्स के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि नीचे जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उन सभी को जे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो जे को किल करना चाहते हैं। और ये देखकर जे काफी ज्यादा घबरा गया होता है और इस वक्त हम देखते हैं कि सभी गॉब्लिन्स भागते हुए जे की बिल्डिंग की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन वो अचानक से रास्ते में ही रुक गए होते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। और ये देखकर जे सोच रहा होता है इस बिल्डिंग के आसपास मेरी स्किल की वजह से एक बैरियर बना हुआ है और मेरी परमिशन के बिना इन मॉन्स्टर्स में से कोई भी मॉन्स्टर मेरी टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं हो सकता। यही रीजन है कि अभी कोई भी मॉन्स्टर इस बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। लेकिन इसे जे को कुछ याद आता है और वो अपने स्टोर को एक्टिवेट करता है और जे देखता है कि उसके वॉलेट में इस वक्त 2 मिलियन वॉन मौजूद है। जिसके बाद जे लिस्ट आइटम के ऊपर क्लिक करता है, जिसकी वजह से उसे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जा रहा होता है कि आप इस आइटम को अपनी लिस्ट में ऐड करवाना चाहते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जे ने अपने हाथ में डंबल पकड़ा हुआ होता है और वो बोला होता है हाँ मैं इस डंबल को लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ। जिसके बाद सिस्टम उस डंबल को स्कैन कर रहा होता है, जिसके बाद उसे बताया जाता है इस आइटम को लिस्ट में ऐड कर दिया गया है और अब आप मार्केट प्राइस के हिसाब से इन डंबल्स को बाय कर सकते हैं। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है इस स्टोर के अंदर इन डंबल्स की जो मार्केट प्राइस बताई गई है इतनी ही प्राइस पर मैंने इन्हें ऑनलाइन परचेज किया था, ये एबिलिटी तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जिसका जे 2 डंबल्स को बाय कर लेता है और इस बाद उसके सामने सिस्टम में से 2 डंबल्स अपीयर हो जाते हैं और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। और इससे जे हंसते हुए बोला होता है फाइनली अब मैं दोबारा से अपनी हंटिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसने बिल्डिंग के ऊपर से एक डंबल को नीचे थ्रो कर दिया होता है और ये डंबल आकर सीधा एक गॉब्लिन के सर पर लगता है, जिससे वो गॉब्लिन यहीं पर मारा जाता है। और इस वक्त जे को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपने लेवल 7 के एक गॉब्लिन को हंट किया है और आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस को हासिल किया है, जिसकी वजह से 3000 वॉन आपके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। और हम देखते हैं कि नीचे जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो अपने उस साथी के मरने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आगे होते हैं और वो जे की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त एक डंबल आकर इन लोगों के ऊपर गिरा होता है, लेकिन ये सभी लोग यहाँ से डर कर भागना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जे को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है शिट, मेरा निशाना सच में काफी ज्यादा खराब है। जिसके बाद जे 2 और डंबल्स को बाय कर लेता है और इससे तो एक डंबल को गॉब्लिन के ऊपर थ्रो करता है और ये डंबल एक गॉब्लिन को लग जाता है, जिसकी वजह से वो गॉब्लिन भी यहीं पर मारा जाता है। और सिस्टम की तरफ से जे को दोबारा से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जा रहा होता है आपने लेवल 6 के एक गॉब्लिन को हंट किया है, जिसकी वजह से 2000 वॉन आपके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं।
और इस वजह को एक और नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपका स्किल का लेवल इंक्रीज हो चुका है और आपने यहाँ पर एक न्यू स्किल हासिल की है। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है फाइनली मैंने एक और न्यू स्किल हासिल कर ली। और जे देखता है कि उसे इस बार जो स्किल मिली है वो असलियत में एक डायमेंशन स्टोरेज है। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद जे अपने एक डंबल को अपने उस डायमेंशन में रख रहा होता है और हम देखते हैं कि जे के हाथ में से वो डंबल फौरन से स्टोरेज के अंदर चला जाता है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये एबिलिटी तो काफी ज्यादा यूनिक है, अगर मैं इसे सही से यूज करता हूँ तो इसका मुझे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और इस जे अपने हाथ में उस डंबल को दोबारा से समन कर लेता है और वो सोच रहा होता है मैं अपने डायमेंशन स्टोरेज में किसी भी चीज को स्टोर कर सकता हूँ और मैं उसे जहाँ चाहूँ वहाँ समन भी कर सकता हूँ। और इस जे काफी खतरनाक स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और वो सोच रहा होता है शायद मुझे समझ आ गई है मैं इस एबिलिटी को किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। और हमें जिनके अपार्टमेंट में से एक काफी पावरफुल लाइट नजर आ रही होती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं जे यहाँ पर कोई प्लानिंग कर रहा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे अपने स्किल डायमेंशन स्टोरेज को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने सामने आसमान में बहुत ही ज्यादा डंबल्स को समन कर लिया होता है। और हम देख पाते हैं कि वो सभी डंबल्स एक साथ आसमान से उन गॉब्लिन्स के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस चीज की वजह से वो गॉब्लिन्स काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते इन डंबल्स की वजह से वो सभी मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से जे को काफी ज्यादा नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं और इसी के साथ उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपने काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में एक्सपीरियंस को हासिल किया है, जिसकी वजह से 54,000 वॉन आपके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। जिसके बाद जे को एक और नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है कि आप अपनी लिस्ट में कुछ और चीजों को ऐड करना चाहते हैं। तो ये सुनकर जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोल रहा होता है हाँ क्यों नहीं। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे ने खाने पीने की सभी चीजों को अपनी लिस्ट आइटम्स में ऐड कर दिया होता है। और इसी के साथ जे सोच रहा होता है मेरे पास यहाँ पर जितना भी खाने का सामान मौजूद था मैंने उन सभी को ही अपनी लिस्ट आइटम्स में ऐड कर दिया है और जब मेरे पास घर में मौजूद ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो मैं उन्हें दोबारा यहाँ से बाई कर सकता हूँ। लेकिन इस जे देता है कि उसके वॉलेट में से कुछ वॉन खुद ब खुद कट गए होते हैं और ये देखकर जे सोच रहा होता है आखिर ये क्या हुआ, मेरे वॉलेट में से अचानक कुछ वॉन कट गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं घर में जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज कर रहा हूँ मुझे उसका बिल भी पे करना होगा और इसलिए टाइम टू टाइम वॉन खुद कट हो जाया करेंगे। और ये देखकर जे सोच रहा होता है वैसे ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जब हम वैसे भी नॉर्मल लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी यूज किया करते थे तो हमें उसका बिल तो पे करना ही होता था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मेरे सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स अब यहाँ से भाग चुके हैं। और इसी के साथ जी हमें बताता है मैंने बहुत ही ज्यादा डंबल्स को एक साथ आसमान में से नीचे फेंका था, जिसकी वजह से सभी गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा घबरा चुके हैं और वो इस जगह से भाग चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा इस जगह पर वापस आने वाले हैं। लेकिन अगर मैं मॉन्स्टर्स को किल नहीं करूंगा तो मैं अपनी स्किल्स को लेवल अप नहीं कर पाऊंगा और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने की वजह से मेरे वॉलेट में से सभी पैसे भी खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। और इसी वजह जमीन पर पड़ी उस बर्ड मॉन्स्टर के स्केलेटन को देखते हुए सोच रहा होता है जिस तरह ये बर्ड मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आई थी, क्या यहाँ पर कोई और बर्ड मॉन्स्टर नहीं है? अगर मैं किसी तरह से इन बर्ड मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं तो ये खुद ब खुद मेरी बैरियर से टकरा कर मारी जाएंगी। और वो आसमान पर देखते हुए सोच रहा होता है ये आसमान तो सच में कुछ ज्यादा ही क्लियर है और यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं है, क्या मैं सच में इतना ज्यादा अनलकी हूँ? लेकिन इसे जे काफी ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि आसमान में एक बर्ड मॉन्स्टर मौजूद होती है जो कि आसमान में उड़ते हुए कहीं पर जा रही होती है। और ये देखकर जे सोच रहा होता है यस ये तो एक बर्ड मॉन्स्टर है, मुझे किसी भी तरीके से इसे पकड़ना होगा। जिसके बाद वो भागता हुआ कमरे के अंदर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जे अंदर से एक मिरर लेकर आया होता है जिसकी लाइट से वो उस बर्ड मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। और उस बर्ड मॉन्स्टर ने भी जे को देख लिया होता है, जिसके बाद वो फौरन से जे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है फाइनली मैं इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो ही गया। और इससे वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जे के ऊपर अटैक करने के लिए उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच गई होती है और जे सोच रहा होता है मुझे पूरा यकीन है ये मॉन्स्टर जैसे ही इस बैरियर से टकराएगी ये फौरन मार जाएगी और मुझे पूरा यकीन है जैसे ही ये मॉन्स्टर मरेगी मेरी स्किल्स का भी लेवल अप हो जाएगा। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जोर से आकर जे के बैरियर के साथ टकराई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है, जिसकी वजह से जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हुआ क्या, मुझे तो लगा था कि ये मॉन्स्टर मेरे बैरियर से टकराकर यहीं पर मर जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और इसे जे अपनी बालकनी में बाहर निकल कर देखता है कि वो मॉन्स्टर इस वक्त जे की बिल्डिंग के ऊपर ही बैठी हुई है और वो जे के बाहर निकलने का ही वेट कर रही होती है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है।